क्या कभी आपके घर में अचानक चीजें गिरने लगी? क्या रात में नींद में डरावने सपने आते हैं और कोई बाबा कहता है डाकनी का साया है? क्या किसी ने आपको व्हाट्सएप पे लिखा नींबू में लौंग गाड़ दो सब ठीक हो जाएगा? कहीं ये सब सच तो नहीं? काली पूजा में क्या नग्न साधना की जाती है? बिल्कुल नहीं की जाती है। चुड़ैल क्या होती है? उसके पांव उल्टे होते हैं। तो क्या वाकई उल्टे होते हैं? जी नहीं, वो कभी भी स्पष्ट रूप से बातचीत नहीं करेंगे, वो हमिंग करेंगे। कोई आत्मा व्हाट्सएप पे आके आपको रिटर्न में कुछ लिख कर देती है? ये सिर्फ सनसनी फैलाई जा रही है। जो ये तांत्रिक बेसिकली होते हैं, ये कभी भी अपनी लाइफ एंजॉय कर पाते हैं? जीवन के अंत में ऐसा उनके साथ होता ही होता है। तो जब हम बात करते हैं भूत प्रेत आत्माएं, तो ये क्या है? ये बिल्कुल अलग अलग ऊर्जा है, अलग अलग एनर्जी लेवल है। कोई ब्लैक होती है, कोई व्हाइट होती है, कोई ब्लू होती है, कोई रेड होती है। क्यों साधनाएं रात को 12 बजे के बाद ही की जाती है? जब घड़ी की सुइयां एक साथ मिलती हो रात के 12 बजे, आप किसी भी चौराहे को क्रॉस मत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीता त्यागी और आज के हमारे पॉडकास्ट का विषय है अंधविश्वास या आत्मज्ञान। आज हम परत दर परत खोलेंगे उन विश्वासों और भ्रमों की जो सालों से हमारे समाज का हिस्सा है। आज की इस अनोखी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष, तंत्र और अध्यात्म सहित ऑकल्ट साइंस के सुपर एक्सपर्ट और श्री गणेश जी के परम भक्त आइडिया बाबा, जो 35 सालों से लाखों ज्योतिष के जीवन को संवार रहे हैं। स्वभाव से खुशमिजाज, जिंदा दिल मगर मेल मुलाकात में संकोची आइडिया बाबा से बहुत मुश्किल से संपर्क करके हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर पॉडकास्ट के लिए कठिनाइयों से राजी कर पाए हैं, क्योंकि ये प्रचार प्रसार से दूर रहकर ऑकल्ट साइंस पर शोध करने और अपनी साधनाओं में मस्त और व्यस्त रहते हैं। मूल रूप से राजस्थान के मारवाड़ी सेठों के एक बड़े खानदान में पैदा हुए आइडिया बाबा के ऊपर जन्म से ही श्री गणेश जी की विशेष कृपा रही है और इसी कारण 15 वर्ष की छोटी सी आयु से ही इनका रुझान गूढ़ रहस्यमयी विद्याओं और अदृश्य शक्तियों के प्रति जागृत हो गया था। आपने विज्ञान विषय से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करते हुए आगे विभिन्न सेक्टर में अनेक डिग्रियां प्राप्त की हैं। साथ ही ज्योतिष और ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र में भी बहुत ऊंचाइयां हासिल की हैं। इनके द्वारा ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, यंत्र, वशीकरण, सम्मोहन, टेलीपैथी, टोटके, तांत्रिक साधना सिद्धियों पर लिखी हुई इनकी 300 से भी अधिक ज्यादा किताबें आज दुनिया भर में करोड़ों लोगों द्वारा पढ़ी जा रही हैं। एक समय पर आप देश के सर्वाधिक चर्चित राजनेता अमर सिंह के बेहद निजी सलाहकार भी रह चुके हैं। आज हम जानेंगे क्या काला जादू सच में होता है या सिर्फ मानसिक भ्रम है? ब्रह्म राक्षस कोई पौराणिक प्राणी है या आज की डरावनी कहानी? तंत्र मंत्र और तावीज उपाय है या अंधविश्वास? और सबसे जरूरी सवाल, क्या व्हाट्सएप पर बताए गए ये झटपट उपाय आपकी किस्मत बदल सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं? सागर जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ओम गणपते। आज पॉडकास्ट में आपको बुला के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसा कि हमें पता चला कि आप आते ही नहीं है। हम कब से आपके साथ ट्राई कर रहे थे कि आपको हम अपने पॉडकास्ट में बुलाएं। बड़ी मुश्किल से आपने हमें समय दिया है और मैं ये समय चाहूँगी कि पूरी तरीके से जो ज्ञान की सारी बातें हैं, तंत्र मंत्र से जो भ्रम लोगों के अंदर फैला हुआ है, उसे हम दूर कर पाएँ। मेरा सौभाग्य होगा और गणेश जी की कृपा। मुझे लगता है सोशल मीडिया आजकल इतना ज़्यादा हावी है, जिसकी वजह से लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो मैं आपसे यही सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग अक्सर सुना करते हैं कि आत्माएं होती हैं, या हम जैसे यहाँ बैठे हुए हैं सपोज पॉडकास्ट के लिए, तो मुझे नहीं पता कि यहाँ कितनी आत्माएं घूम रही होंगी। लोग कहते हैं कि होती हैं, तो क्या ये सच में होती हैं? क्या ऐसा महसूस भी किया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल सच में आत्माएं होती हैं। मतलब हम ये कैसे इसका पता करेंगे कि आत्माएं वाकई होती हैं? हम लोग अपने कमरे में जब एसी चला के बैठते हैं तो एसी का स्विच ऑन करते ही हमें ठंडी हवा आने लगती है। हम लोग पंखे का जब स्विच ऑन करते हैं तो हवा का एक फैलाव बढ़ जाता है, जबकि हवा उसमें पहले से मौजूद होती है। सिर्फ उनको स्विच ऑन करने के लिए कोई एक बीच में मीडियम चाहिए होता है, जिससे हमें उसकी फीलिंग्स ली जाए। सेम सिस्टम यही तंत्र में, ऑकल्ट साइंस में और आत्माओं को पहचानने में किया जाता है। आत्माएं कैसी होती हैं, मतलब कैसे हमें पता चलता है, किस तरीके से वो डेवलप करती हैं, अच्छी बुरी सब तरह की आत्माएं होती हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इनकी कैटेगरी भी अलग अलग होती है। जैसे हम लोग स्थूल देह में डॉक्टर भी होते हैं, मिनिस्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, व्यवसायी भी होते हैं। तो हमने जैसे जैसे हमें पावर मिली, हमने पढ़ाई की, हमारी कैटेगरी डेवलप होती चली गई।
इसी तरह से जिस तरह की आत्माएं जिस लोक में जाती है या उनको जैसा भोग दिया जाता है, जैसा माहौल में वो रहती है, वो दरअसल सूक्ष्म देह होती है। अच्छा, जैसे शमशान में बेसिकली हमने ये देखा है कि जो तंत्र विद्या होती है या आत्माएं होती है, कहते हैं कि शमशान में रहती हैं, तो क्या आत्माएं शमशान में वाकई उतरती हैं या ये हमारा एक मार्केटिंग स्टंट है? मैं ये जानना एक चाहती हद तक कहा जा सकता है कि आज अपनी इस गुप्त विद्या को भुनाने के लिए कुछ लोगों ने व्यावसायिकता का सहारा लिया मार्केटिंग स्टंट के रूप में। वस्तुतः ये सब चीज़ें होती हैं, सच है, और आत्माएं सभी जगह होती है। जब सदियों से इतने लोगों की मौत होती आ रही है तो वो उनकी जो सूक्ष्म देह, स्थूल देह छोड़ के जो सूक्ष्म देह की एनर्जी जाती है वो कहाँ जाएगी, कितने लोगों में जाएगी? कहीं ना कहीं तो उसे स्थान चाहिए। तो वही आत्माएं, वही सूक्ष्म देह हमारे आसपास होती हैं। तंत्र विद्या क्या जो शक्ति प्राप्त करते हैं, क्या वो शमशान में जाके ही प्राप्त होती है या घर बैठे या कहीं भी बैठ के साधना करते हैं तो क्या वो शक्तियाँ मिल सकती हैं? विज्ञान वैभव तंत्र में ये वर्णित है कि अनेक साधनाएं की जा सकती हैं शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, और उनके लिए, उन साधनाओं के लिए जो अलग अलग स्थान, अलग अलग नियम बताए गए, उसमें एक छोटा सा हिस्सा शमशान भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई ग्रस्त व्यक्ति है और वो अपने घर में बैठ के साधना करके शक्तियाँ प्राप्त नहीं कर सकता हो। किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो ब्रह्म राक्षस को बांधने की क्या विद्या है? इस विषय में हम लोग नहीं बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आम आदमियों के लिए उपयोगी नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं सिर्फ एक ब्रीफिंग देना चाहूँगा। ब्रह्म राक्षस अपने आप में इतनी बड़ी एनर्जी है कि कोई विद्वान व्यक्ति, जिसको आजकल कुछ लोग तो कह देते हैं ब्राह्मण वर्ण का, लेकिन विद्वान व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जब वो अतिरेक में घमंडी हो जाता है, गर्वित हो जाता है, और अनायास उसकी मृत्यु होती है, सहज नहीं। ब्रह्म राक्षस क्या ये बांधने की विद्या है या सेक्सुअल हैरेसमेंट की प्रताड़ना होती है उसी इसमें? के लिए मैं आपको एक लिंक अप करना चाहता हूँ। जब उस व्यक्ति की सूक्ष्म स्थूल देह से सूक्ष्म जो बदलता है वो ब्रह्म राक्षस में बदलता है। अच्छा। और उसकी किसी भी तरह की कोई फिजिकल डिमांड नहीं होती है। ये सिर्फ तंत्र की आड़ में, ब्लैक मैजिक की आड़ में अपने देह सुख को भोगने का एक पाखंड है। दक्षिण मार्गीय तंत्र में जो सतोगुणी रजोगुणी होता है, मनोकामना पूर्ति के लिए होता है, उसमें किसी भी तरह के मैथुन या सेक्स का कोई योग, कोई रोल नहीं होता। अच्छा, जो काली की पूजा की जाती है, हाँ जी। तो काली की पूजा को इसका तंत्र विद्या का देवी कहा जाता है कि तंत्र यहीं से शुरू होता है, जी। है ना? तो काली पूजा में क्या नग्न साधना की जाती है? बिल्कुल नहीं की जाती है। कभी भी किसी भी स्त्री शक्ति की पूजा में किसी भी फीमेल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए अपनी देह को उगाड़ के उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो माता के स्वरूप में आती है, इसलिए उसके सामने हम नग्न नहीं हो सकते। तो क्या ये वाकई शक्ति जागरण है या कामनाओं का तांडव है? सिर्फ एनर्जी एक्टिवेशन होता है कि हमारी देह में जो छुपी हुई एनर्जी होती है। जस्ट लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम लोग मार्केट से एक लैपटॉप खरीदते हैं, जो दुकानदार है उसमें सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके दे देता है, तो ये हमारी इंस्टॉलेड बॉडी है। अब हमें उस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को तंत्र साधना के माध्यम से एक्टिव करके, इंस्टॉल करके डेस्कटॉप पे लाना होता है। इट्स कॉल्ड तांत्रिक सिद्धि। तो जब हम बात करते हैं भूत प्रेत आत्माएं, तो ये क्या है? ये जैसे पिशाचनी होती हैं, तो ये सब क्या है? चुड़ैल, इनकी कोई परिभाषा है? ये बिल्कुल अलग अलग ऊर्जा है, अलग अलग एनर्जी लेवल है। कोई ब्लैक होती है, कोई वाइट होती है, कोई ब्लू होती है, कोई रेड होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं जनरली हमें चुड़ैल मिल गई। चुड़ैल क्या होती है? उसके बारे में कहावत, चुड़ैल के विषय में मैं आता हूँ। उसके बारे में एक सबसे बड़ी पहचान और कहावत आम जन में है कि उसके पाँव उल्टे होते हैं। तो क्या वाकई उल्टे होते हैं? जी नहीं, मैंने इस बात को महसूस किया है, मैंने देखा है। एक वक्त में जब शिमला जा रहा था तो रात को हमें 2 बज गए थे, तो मेरे कार के ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी रोकी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ? कि सर एक लड़की लाल सूट में एक महिला खड़ी हुई है। अच्छा। मैंने गेट खोला, उससे मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा देवी आपको क्या चाहिए? तो वो जैसा घोड़ा हिन आता है ना, वो ऐसे हिन आई। मैं समझ गया कोई एंटिटी है। अच्छा, तो इसकी भी कुछ पहचान होती है आपका मतलब है? हाँ जी। वो कभी भी स्पष्ट रूप से बातचीत नहीं करेंगे, वो हमिंग करेंगे। हमिंग हूँ। अच्छा, इस टाइप से बात इसका करेंगे। मतलब आप समझ लीजिए वो पागल नहीं है। या तो उस स्थूल देह में, लाइक आप हो सकती हैं, आपकी देह में वो डायन, चुड़ैल, पिशाचनी का कोई वास हो, या वही स्थूल देह का धारण करके वहाँ आई हो। यानी कि किसी के भी शरीर में, हाँ जी। यानी कि मेरे, किसी के, यहाँ इतने लोग हमारे पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, किसी के भी शरीर में कोई आत्मा प्रवेश कर सकती है? जी बिल्कुल। हम लोग मोबाइल का हैंडसेट है। हम जब हमारी कैपेसिटी जितनी अच्छी होगी या जितनी लो होगी उसके अकॉर्डिंग नेटवर्क लग जाता है। तो ये नेटवर्क ही होता है कि हम अपने हैंडसेट को जैसे ही बैटरी को चार्ज करके सिम कार्ड डाल के एक्टिवेट करना चाहते हैं,
तो वो नेटवर्क अपने आप एक्टिव हो जाता है। तो ये जो नेटवर्क है, डायन, भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैलिनी, कभी कभी स्वतः भी आ जाती है और कभी कभी इन्हें साध के बुलाना पड़ता है। अच्छा, तो हमें कैसे पता चलता है इसके बारे में? इसके लिए कोई विशेषज्ञ होता है, वो लक्षणों के आधार पर इसको पहचान सकता है। लेकिन मैंने अपने पिछले 35 साल के अभ्यास में देखा है। आपने कभी देखा? हाँ जी, बिल्कुल। और ऐसे वरिष्ठ साधकों के साथ मैंने ऐसी चीज़ों को होते हुए भी देखा है। जैसे? मेरे अपने होम नेटिव प्लेस के पास एक बड़ा प्रसिद्ध स्थान है मेहंदीपुर बालाजी का। वहाँ मैं अक्सर जाता हूँ, लेकिन सिर्फ ढोक लगाने, माथा टेकने। लेकिन वहाँ ऐसी चीज़ें स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगी। तो वहाँ तो मेहंदीपुर आपने बालाजी का जो बताया, वहाँ तो जो हमने देखा है कि वहाँ पे जो शक्तियाँ, मतलब हम ये नहीं पता है कि वो मेंटली मतलब डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन वहाँ वो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। मंदिर के अंदर वो अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, वो झूम रहे होते हैं, कोई बैठा है, कोई जंजीरों से जकड़ा हुआ है, लाइक इस टाइप की चीज़ें हमने देखी हैं। तो क्या वो क्या होता है, या वो वाकई कुछ उनका मेंटली प्रॉब्लम होती है, या कोई ऊपरी बाधा उन पे हावी हो गई होती है? जब हम मेहंदीपुर बालाजी की बात करते हैं तो उस स्थान की ऊर्जा इतनी घनीभूत हो चुकी है कि जैसे ही आप उसके कैंपस में प्रवेश करेंगे तो आप देखिएगा वहाँ एक गेट छोटा सा बना हुआ है जिसमें एंट्री होकर आपको जाना पड़ता है। तो यदि आपके देह में कोई भी ऐसी नेगेटिव शक्ति होगी, उस गेट में एंट्री के साथ ही वो आपके ऊपर एक्टिव हो जाएगी। अच्छा। और यदि नहीं होगी तो उस गेट में जैसे हम लोग सिर झुका के जाएंगे, स्मूथली चले जाएंगे। आज मैं 40 साल से जा रहा हूँ, मेरे ऊपर तो कोई भूत पिशाच डाकिनी नहीं आई, लेकिन मैंने देखा है। अच्छा। वहाँ पे स्पष्ट रूप से जब एक 40 किलो की बॉडी का व्यक्ति लेटा हुआ है और अपने ऊपर 2 क्विंटल की चट्टान को वो बोलता है, भैया जी इसको उठा के मेरी छाती पे रख दीजिए, आप उसको क्या कहेंगे? जो बंदा एक सब्जी का थैला नहीं उठा सकता 2 किलो का, कुछ ना कुछ तो उसकी देह में कुछ अलग है, समथिंग डिफरेंट। लेकिन उस पूरे एरिया में काफ़ी अंदर जाके काफ़ी लोग इस टाइप के लोग रह रहे हैं जिनको मेंटली प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो ये कहीं कहीं से आके वहाँ पे बस गए हैं, बस क्योंकि वो उनका वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। मतलब मैं ये बता नहीं पा रही हूँ कि क्या चीज़ होती है वो, कि वो क्या किस चीज़ का साया होता है जो इस वजह से वो अच्छे खासे होते हैं देखने में, लेकिन वो अलग अलग भाषाएं में बात कर रहे होते हैं। अनगिनत तो ऐसी शक्तियाँ होती है जिनको अभी भी फाइंड आउट नहीं किया गया। अभी जैसे 10 दिनों पहले मेरे पास एक केस आया था, कोई एक फेमस डॉक्टर है, गायनोकोलॉजिस्ट, उनकी बेटी का एक केस आया था। वो बेटी कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कर रही होती है दिल्ली में। अपनी फ्रेंड्स के साथ वो लोग लोधी गार्डन जाते हैं। वहाँ जाके उन्होंने, अब चूंकि बच्चे बच्ची उम्र के, कुछ उन्होंने ड्रिंक वगैरह किया, कुछ बियर पी। तो वहाँ किसी व्यक्ति ने, उनमें से उनके फ्रेंड्स ने, कोई परफ्यूम निकाल के, देखो मैं ये नया परफ्यूम लाया हूँ, सबके ऊपर उन्होंने छिड़क दिया। ये करके स्मूथली वो लोग घर वापस आए। तो वहाँ से आने के बाद वो जो बच्ची डॉक्टर की बेटी थी, कॉस्मेटोलॉजिस्ट का कोर्स करी थी, उसके अंदर से पता नहीं उसका बिहेव चेंज हो गया, जस्ट लाइक कोई एंटिटी उसमें एंटर हो गई हो। तो मेरे पास उन्होंने वीडियो कॉलिंग के जरिए केस को मुझे भेजा। अच्छा। मैंने उसको देखा तो वो वास्तव में लोधी गार्डन में जिस स्थान पे वो बैठे थे, उस पेड़ के आसपास कोई ऐसी थी अदृश्य शक्ति जिसको सुगंध पसंद थी। तो ऐसी अनगिनत शक्तियाँ होती है जिसको जो पसंदीदा चीज़ जहाँ मिल जाती है वो उसको तरफ आकर्षित होकर उस पर बस जाती है। इसी चीज़ को हाई लेवल पे ले जाके तांत्रिक लोग स्पेसिफिक उसको वही चीज़ देते हैं। किसी को मीठा पसंद है तो मीठे का भोग लगा के उसको बुला लेते हैं और सिद्ध कर लेते हैं। किसी को परफ्यूम पसंद है तो वो इत्र लगा के या इत्र को छिड़क के अगरबत्ती लगा के उसको पसंद कर लेते हैं। कच्चे दूध से कर लेते हैं। मैंने तो स्पष्ट रूप से होता हुआ देखा ये चीज़ें। और हम तो चूंकि छोटे से कस्बे गांव के लोग के हैं, तो हमारे आसपास ऐसी सैकड़ों चीज़ें होती हैं जो बड़े शहरों में देखने को नहीं मिलती। हमारे यहाँ ढोंग पाकड़ नहीं होते हमारे कस्बाई इलाकों में। जैसे अभी आपने परफ्यूम की बात की, तो मुझे जो आपने जब एंटर किया तो आपने एक डिफरेंट टाइप का कुछ इत्र, सुगंधित सी खुशबू आई और सभी को लगा कि एक डिफरेंट सा आपने कुछ यूज़ किया है। तो क्या मैंने देखा है कि हर तांत्रिक या तंत्र करने वाले या एस्ट्रोलॉजर हैं, वो इस टाइप की चीज़ों को यूज़ करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों इस्तेमाल दो करते हैं? उद्देश्य होते हैं जी। यदि व्यावसायिक उद्देश्य की हम बात करें तो ये लोगों को वशीभूत करने के लिए किया जाता है। इस इत्र का नाम होता है वशीकरण इत्र। अच्छा, ये भी ऐसे भी इत्र आते हैं? हाँ जी, जिससे लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं इसको बेच के। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, जब आप लगाते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो भी आपके संपर्क में, आपके दायरे में आता है, उसको एक अच्छा सा फील होता है, वो आपकी तरफ आकर्षित होता है। अच्छा। दूसरा इसका उपयोग होता है आपकी पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करने का और अपने प्रोटेक्शन के लिए। ये भी वशीकरण इत्र का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण उपयोग है।
अच्छा, हमें तो ये पता था जनरली, जो मैंने महसूस किया कि लोग जो तंत्र विद्या करते हैं वो इत्र इसलिए लगाते हैं ताकि जो एनर्जीज हैं, जो आपके आसपास एनर्जीज हैं, वहाँ पे हावी ना हो पाए, मतलब नेगेटिव एनर्जी बेसिकली आपके ऊपर हावी ना हो पाए। ये सचमुच एक भ्रांति है। जब आप ऐसा सेंट इत्र या परफ्यूम लगाते हैं तो ऐसी जितनी भी एनर्जीज होती है वो आपकी तरफ आकर्षित होती है। मतलब उल्टा है ये। हाँ जी, उल्टा है। और कम से कम महिलाओं को और बच्चियों को तो ऐसे सेंट लगाने से बचना चाहिए। हाँ, डीओ तक ठीक है, लेकिन डीओ से आगे नहीं जाना चाहिए। जिस डीओ में, जिस परफ्यूम में अल्कोहल मिला हो तो वहाँ तक कोई भी एंटिटी आपको अटैक नहीं करेगी। क्योंकि सिर्फ जो ब्लैक और नेगेटिव एंटिटी है, जस्ट लाइक आप कोई मोमेडियन एंटिटीज कह सकते हैं, कोई गंदी एंटिटीज कह सकते हैं, उनको अल्कोहलिक परफ्यूम पसंद होता है। तो वो आमतौर पर ऐसे स्थानों पर वास नहीं करती जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ एंटिटीज यहाँ बैठी हुई हैं लेकिन पॉजिटिव है, उनको आनंद आ रहा है इस पॉडकास्ट को देखने में। कुछ ऐसी आपको दिखाई दे रही है? हाँ जी, एक एंटिटी यहाँ ऐसी बैठी हुई है जिसको सिर्फ इस चाय के कप में इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा, क्या बात है। चाय का कप तो मुझे लग रहा है ये बहुत डिफरेंट है और बहुत लाइट वेटेड है। ये किस चीज का बना हुआ है? आजकल जैसे एक शब्द चल रहा है ऑर्गेनिक, गाय के गोबर और पंचगव्य से बना हुआ एक कप है जिसको इस्तेमाल लेने से हम लोग जैसे आजकल देखते हैं नेचुरोपैथी में गाय का गोबर इस्तेमाल करना चाहिए, गौमूत्र इस्तेमाल करना चाहिए, गाय की अन्य वस्तुएं उसी पंचगव्य से बना हुआ है। ये एक मॉडर्न फॉर्मेट है ऑर्गेनिक चीज़ का। आप इसमें चाय पीजिए, ठंडा पीजिए, शरबत पीजिए, तो आपको नेचुरोपैथी आपकी होती जाए। पहले समय पे जब हम छोटे हुआ करते थे, हमने देखा कि मेहंदी लगा के घर से निकलने को मना करते थे, और अगर मेहंदी लगा के जा रहे हैं तो कहते थे कि कोई भी आप लोहे की कोई चीज अपने पास रख लीजिए, और मीठा खा के नहीं निकलो। तो आज भी लोग कहते हैं कि मीठा खा के मत निकलिए, उसमें आप जो है हल्का सा कुछ नमक जरूर ले लीजिए। लाइक, तो ये क्या चीज है, इसके पीछे भी कुछ? काम मैंने चाय में भी किया था। जब चाय बनवाई थी तो उसमें एक चुटकी नमक इसीलिए डलवाया था कि बाई द वे हम लोग बैठे हैं, आपने परफ्यूम लगाया, मैंने इत्र लगाया, कोई भी, तो इन सब से कोई भी एंटिटी आकर्षित बाहर से भी होकर आ सकती है, सड़क पे से, स्टूडियो के बाहर से, ऑफिस से। तो उसके तोड़ के लिए हमारे पास नमक होना चाहिए। कोई पाखंड की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। तो मेहंदी का लॉजिक मैं समझना मेहंदी का लॉजिक है, मेहंदी का जब पत्ता होता है उसमें फीमेल एंटिटी को आकर्षण करने की बहुत बड़ी ताकत होती है। तो उससे नुकसान क्या है? उससे नुकसान ये, जब कभी भी कोई महिला, कोई बच्ची, कोई यौवनांगी जब मेहंदी को अपने हाथ में पहनती, लगाती है, तो उसकी देह के जो ओरा होता है, आभा मंडल, उसमें कुछ ऐसे सेल्स जागृत हो जाते हैं कि वो रिसीवर का काम करते हैं कि आकाश में, वातावरण में कोई भी ऐसी नेगेटिव पॉजिटिव एंटिटीज़ है, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। ये मेहंदी की अपनी ताकत होती है। इसलिए पुराने ज़माने में हमने भी देखा है, हमारी दादी नानियों को, मम्मी को, इनको, कि जब घर की कोई बच्ची या बहू मेहंदी लगा के जाती थी तो उसके हाथों में कुछ बांध देते थे, या पाँव में काला धागा बांध देते थे, या उसकी कमर में कुछ नहीं तो एक चाबी का। ये तो मैंने अपनी मम्मी को देखा है कि हमारी जो बड़ी भाभी थी वो एक दिन बाहर जा रही थी मेहंदी लगा के, करवा चौथ का दिन था, तो मम्मी बोली कि बेटा चाकू ले जा। उन्होंने कहा मम्मी जी मैं चाकू लेके बाहर जा, शॉपिंग कैसे जाऊंगी? तो मम्मी ने हमारी अपने कमर से गुच्छा निकाला। पुराने जमाने में सेठानियां, वो सभी सेठानियां चाबी रखती थी। चाबी का गुच्छा एक्चुअल में उसमें क्या, एक लोहे की चाबी थी। तो मम्मी ने कहा बेटा तुम्हें एक चाबी का गुच्छा कमर पर लगा जाओ, क्योंकि उन्होंने ताजा ताजा मेहंदी लगाई हुई थी और मेरी भाभी को परफ्यूम का शौक। तो मेहंदी में अपने आप में वो शक्ति होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले दिल्ली में एक कुछ तमाशा सा चला था, चुड़ैल आ गई, डायन आ गई। तो दिल्ली के लगभग मोर देन 80-70% घरों में बाहर मेहंदी के छापे लग गए। अच्छा। उसका मूल कारण यही था कि वो मेहंदी के छापे की तरफ आकर्षित होके वो गेट के बाहर से निकल जाए, अंदर एंट्री ना हो। तो ये मेहंदी की अपनी शक्ति है। जैसे काली जी को तंत्र की देवी कहा जाता है, आदि शक्ति होती है। हाँ जी, ये मूल रूप से तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है, जहाँ से तंत्र उत्पन्न हुआ है। अच्छा, एक चीज़ इसी से कनेक्टेड एक सवाल है, जैसे आसाम में गुवाहाटी में आपके कामाख्या देवी हैं, उन्हें भी तंत्र की देवी ही कहा जाता है कि सारे तंत्र वहीं से निकले हैं, यही कहा जाता है जहाँ तक मुझे पता है। तो वहाँ पे जैसे एक छाया बलि होती है, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि वो क्या चीज़ है। बहुत शानदार आपने सवाल किया है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे विनम्रता से पूछना चाहूँगा कि आम आदमी को इसके विषय में जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है, बेहद गोपनीय मामला होता है। आपको इस विषय में कैसे जानकारी मिली? मैं एक्चुअली में वेस्ट बंगाल की तरफ सिलीगुड़ी की उधर मैं रही हूँ, काफ़ी समय तक रही हूँ, और पूजा पाठ मैंने काफ़ी देखे हैं। वहाँ पे तंत्र और मंत्र की काफ़ी पूजा की जाती है, तो थोड़ा ज्ञान तो है मुझे, और मैं कामाख्या देवी गई भी हूँ, और रिसर्च और समझना मेरा रहता है हमेशा कि मैं कुछ समझूँ, रिसर्च करूँ क्या चीज़ें हैं। तो बलि तो मैंने बहुत देखी है,
दिवाली पे अक्सर बलि दी जाती थी काली जी के मंदिर में, मैंने देखा है दिवाली की रात को, तो वो भी देखी हुई है मैंने तो। और होती हैं ये सब चीज़ें, सच के बहुत करीब हूँ मैं। जो मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं जो हम महसूस करते हैं वो सब होती हैं, लेकिन हर कोई उसको देख नहीं पाता जैसे आप देख पाते हैं। कुछ कुछ मैं भी महसूस करती हूँ, तो ऐसे हर आम पब्लिक तो नहीं महसूस कर सकती, लेकिन वो एक सही तरीके से पूजा की गई अगर चीज़ें होती हैं तो सब कुछ आपको दिखाई देता चलिए है। हम इस विषय को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। विज्ञान वैभव तंत्र में, रुद्रामल तंत्र में बलि को माना गया बलपूर्वक दी हुई आहुति, कोई भी हो सकती है। हवन में दी हुई आहुति, नारियल को तोड़ना, नींबू को तोड़ना, एक जो कुमड़ा होता है, कद्दू होता है, काशीफल होता है, उसको काटना, या कुछ ही स्थानों पे, जैसे भी आपने कामाख्या की बात की, मैं नियमित रूप से वहाँ जाता हूँ। अच्छा। और मैंने वो देखा हुआ है, हालांकि ये बात ऑफ द रिकॉर्ड कहने की है, लेकिन आज भी वहाँ सुबह से शाम तक 4 बलि होती है, लेकिन गोपनीय रूप से की जाती है, क्योंकि वो माता की शक्ति और माता की उपासना का एक हिस्सा है। वो किसी को खुश करने के लिए या किसी साधना का एक हिस्सा नहीं है। हाँ, एक मॉडर्न फॉर्मेट अभी आ गया है, जो हाई सोसाइटीज़ के लोग होते हैं, जिनमें ये स्टार्ट हुआ है, हाई सोसाइटी के लोग जो जैनिज्म से कनेक्टेड है, जो अहिंसा का पालन करने वाले, अहिंसा का अनुमोदन करने वाले हैं, वो तांत्रिक सिद्धियां भी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनको बलि से बड़ी घृणा है। तो जो कापालिक होते हैं तंत्र विद्या में, अघोरी और तांत्रिक से बड़े होते हैं कापालिक। कापालिक जस्ट लाइक ए पीएचडी और नेट सेलेक्ट वाले प्रोफेसर। इन्होंने एक नए फॉर्मेट में स्टार्ट किए छाया बलि। ये भी कुछ 8-10 सालों से ये स्टार्ट हुई है। इस छाया बलि में क्या होता है, मैं अहिंसा का पालन करने वाला हूँ, मैं बलि के प्रति अनुराग नहीं हूँ, लेकिन वो तंत्र साधना, वो सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए मुझे उन नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो जिस भी माध्यम को, वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जिसके लिए उस शक्ति के ने अपना भोग मांगा है, उसको एक ऐसे स्थान पे ले जाया जाता है जहाँ दीवार पर उसका शेडो आता हो, उसकी छाया आती हो। अच्छा। और वो एक खास चौकड़िया और बहुत देख के ले जाया जाता है, और उसके साथ कोई एक सिंबॉलिक वेपन ले जाया जाता है, लाइक कोई लकड़ी का डंडा जो छाया में तलवार जैसा दिखे, या कोई एक छोटा सा लकड़ी का फट्टा जो चाकू जैसा दिखे। और माता उसके साथ होता है एक तांत्रिक, जो लगातार उस तांत्रिक शक्तियों का आह्वान करता है, और जैसे ही वो आह्वान तीव्रता पे पहुंचता है, तो तीव्रता की उच्चतम अवस्था पे वो कापालिक उस सिंबॉलिक डंडे को, वो जो भी माध्यम है, उसकी गर्दन तक ले जाके मंत्रोच्चार को पूर्ण करके एक आहुति हवन में दे देता है। अच्छा। और वो छाया बलि हो जाती है। उसके बाद वो जो भी माध्यम है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, उसको प्रणाम करके उसको कुछ भी खिला पिला के छोड़ दिया जाता है। अच्छा। और वो जो डंडा होता है उसको हवन में भस्म कर दिया जाता है, यानी उस छाया बलि का कोई सबूत नहीं रह जाता। अहिंसा का पालन हो गया, जो माता को बलि देने का काम था वो भी पूरा हो गया, बिल्कुल, और साधना भी पूर्ण हो गई। साधना भी पूर्ण। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ आजकल है। मॉडर्न फॉर्मेट में चल रहा है, लेकिन इसको ब्लैक मैजिक में यूज किया जाता है। हम कभी किसी एक अलग से पॉडकास्ट में बात करेंगे बॉलीवुड में। अच्छा। क्योंकि वहाँ जैनिज्म को मानने वाले काफ़ी लोग हैं। आपने अभी जैसे ब्लैक मैजिक की बात की, तो ब्लैक मैजिक क्या है एक्चुअली, इसकी क्या परिभाषा है? इसकी परिभाषा ये है कि मैजिक होता है एक जादू। चूंकि तंत्र को अंग्रेजी में कोई नाम नहीं दिया गया, उसका कोई नाम भी नहीं है, तो विज्ञान वैभव तंत्र से निकला हुआ एक संस्कृत का बड़ा उच्च स्तर का शब्द है। तो अंग्रेजों के पास सीमित शब्दावली है, तो उन्होंने इसको मैजिक नाम दे दिया। कुछ भी हो, उनके लिए तो इल्यूजन है, मैजिक है। यही जब नेगेटिव स्थिति में जाता है, चूँकि अलग अलग योग गुण होते हैं, रजोगुण, समोगुण, सतगुण, तमोगुण। तो जब हम तमोगुण पे जाते हैं, जहाँ हमारी मानसिकता नेगेटिव होती है, और उसी नेगेटिव के कारण हम लोग नेगेटिव साधना करते हैं, वो ब्लैक मैजिक होता है। अच्छा। जिससे हम दूसरे की विपरीत मानसिकता के बावजूद हम वो मनोकामना पूर्ति के लिए काम करते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको वशीभूत करना चाहता हूँ। एक तो मैं आपसे प्यार से, आपको सम्मान दे के, आपके साथ एक रिलेशन डेवलप करूँ कि भाई आप मेरी बहन है, माँ है, कुछ भी है, तो मेरा आपसे एक संबंध स्थापित हो गया पॉजिटिव। दूसरा, मैं आपको पाने के लिए कुछ ऐसी शक्तियों, ऐसी साधनाओं का सहारा लूँ कि आप मेरे वशीभूत हो जाएं, और फिर मैं जैसा चाहूँ वैसा आप करें। अभी इस बीच में आप एक क्रॉस क्वेश्चन करेंगी, क्या सच में ऐसा होता है? कुछ हिस्सों में ऐसा किया जाता है, लेकिन कुछ लोग ही इस दुनिया में करने वाले हैं, और उसको बोला जाता है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक, जिसमें हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए हम तंत्र को माध्यम बना के किसी भी हद तक जा सकते हैं। इट्स कॉल्ड एक्चुअल ब्लैक मैजिक। अच्छा, लोगों के मन में एक विचार रहता है कि गाँव में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, और गाँव के
लोगों को ये पता होता है किस तरीके से किस पे कंट्रोल करना है। तो क्या सचमुच कुछ गाँव में फुटिया या बुलाकी जैसी कुछ चीज़ें होती हैं? हाँ जी, इसको 1.5 फुटिया बोलते हैं। 1.5 बुलाकी फुटिया पे तो हम लोग डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। मतलब बेसिकली पिशाच टाइप काइंड ऑफ होते हैं ये। इसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव पिशाच। तो मेरा ये अपना पिशाच निजी अलग अनुभव होते है। हैं, हाँ जी, पिशाच अलग मतलब होते हैं। आत्माएं अलग हो गई, जी। पिशाच अलग हो गए, चुड़ैल अलग होती हैं, मतलब ये सब अलग अलग चीजें हैं। हाँ जी, ये पॉजिटिव पिशाच जो सकारात्मक शक्ति रखने वाला होता है, जिसको बहुत जल्दी आसानी से कुछ विधियों से वश में किया जा सकता है, लेकिन वो विधियां बड़ी खतरनाक और खर्चीली होती है। तो ये सूक्ष्म देह से स्थूल देह में आके लगभग 1.25 फुट का एक बच्चे जैसा दिखता है। अच्छा, आप यदि ढूंढेंगी तो आप यूट्यूब पे देख लीजिए, कुछ एक मैंने भी पीछे देखा। कैसे एक तरीके से रोल प्ले करते हैं अपना? ये आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अभी मैं आपको नाम तो नहीं लूंगा, कुछ दिनों पहले उनका काफी मतलब वो हमें दिखाई देंगे? हाँ जी, मैं आपको जानकारी देता हूँ। देश की बड़ी राजनीति में इनका बड़ा रोल होता है। अच्छा। ना पैसे की आवश्यकता होती है, ना वोट की और ना चुनाव की। आपके पास यदि 1.5 फुटिया है तो आप किसी भी हद तक किसी भी उच्च पद को प्राप्ति कर सकते हैं। तो वो किसे दिखाई देगा? वो दिखाई नहीं देता, आप गोद में लीजिए उसको, स्थूल होता है वो अच्छा। सूक्ष्म से स्थूल में बदल जाता है। जैसे ही आपकी साधना कंप्लीट होती है और आप उसका आह्वान करते हैं, साधना सफल हो गई, तो वो सूक्ष्म से स्थूल में आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अच्छा। और इतना बड़ा होगा, 1.25 फुट का। आप उसे गोद में लीजिए, उसको बताइए भाई मैंने तुझे बुलाया है और तुझे मेरा ये काम करना है। हाँ, इसमें एक आजकल जो पाखंड और व्यवसाय चल रहा है, इस 1.5 फुटिया को कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे दिया भी जाता है। क्या बात कर हाँ रहे जी, हैं? अभी एक देश में जो बड़ा चुनाव हुआ था, हाँ हाँ, बहुत बड़ा चुनाव देश में, जिसके बारे में लोग जानते हैं, तो मैं इस बात का साक्षी रहा हूँ। मतलब जैसे दिया भी जाता है, ऐसे मतलब है कि आपके पास है? हाँ, मैं वही आपको मतलब बताना चाह अच्छा रहा हूँ। प्लीज। हाँ। मैं उस बात का साक्षी रहा हूँ, हालांकि मेरा किसी भी तरह का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन मैंने उस बात का साक्षी रह के देखा है कि किसी तांत्रिक से देश के किसी बड़े राजनेता ने 8.5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच में, आई डोंट नो 8 या 10 करोड़ रुपए का मैटर था, 2 महीने के लिए किराए पे 1.5 फुटिया लिया था। अच्छा। हाँ जी, और आज वो बड़े अच्छे पद पे हैं। अच्छा, तो लेकिन जैसे जबकि- आपके पास है हाँ जी। और मुझे जरूरत है तो मैंने आपसे 1.5 फुटिया ले लिया। हाँ, उसको प्रोग्रामिंग किया जाता है कि भाई आज से तुम 2 महीने के लिए इसके पास जा रहे हो, तुम्हारी साधना मैंने की है, सिद्धि मैंने प्राप्त की है, लेकिन तुम मेरे गुलाम हो, 2 महीने के लिए तुम इसका काम करोगे जो भी बोलता है, लेकिन मेरे खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते तुम। ये भी उसको कहा जाता है। नहीं, इसमें एक नुकसान भी है। मैंने आपको 1.5 फुटिया दे दिया किराए पे और बोल दिया कि ये जो बोलती है आप इनका काम कीजिए। आपने कह दिया कि नहीं मुझे तो ये आइडिया बाबू को वश में करना है, तो वो तो करेगा, क्योंकि मैंने उसको प्रोग्रामिंग नहीं की। मैंने तो बोल दिया कि ये जो बोलती है वो काम कीजिए 2 महीने तक। तो आजकल 1.5 फुटिया गोपनीय रूप से बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, लेकिन खर्चीला इतना है कि 8 से 10 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू होती है 2 महीने की, और कोई इससे ज़्यादा भी मांग लेता है। तो लेकिन क्या उसको पता चलेगा कि मेरे साथ कोई है? किसको? मैंने आपसे लिया, सपोज मैंने अपने काम के लिए सपोज ले लिया, आपको तो बच्चा मिल रहा है ना वो 1.5 फुट का। तो बच्चा जो मिल रहा है वो इनविजिबल है ना? विजिबल है वो। विजिबल मतलब किसी को भी दिखाई देगा? साथ में गोद में लेके जाइए ना, लेकिन किसी को नहीं दिखाई देगा। यही मैं आपसे पूछ रही जिसको हूँ। दिया गया है ना, सिर्फ उसी को गोद में जाएगा, उसको दिखाई देगा। आप उसको मतलब मेरी गोद में आएगा तो मुझे दिखाई देगा, आप कह रहे हो? हाँ, मैंने जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको दिया है, तो मेरी गोद में आ गया तो वो। जैसे ही मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया, उसकी प्रोग्रामिंग की और उसको बोला जा अब तू, तो मुझे क्या पता चलेगा कि मेरी गोद में है? तत्काल आपकी उंगली पकड़ के खड़ा हो जाएगा वो, महसूस होगा, दिखेगा। दिखेगा। हाँ जी, आप YouTube कर लीजिए, 1-2 लोगों ने सच्चे 1.5 फुटिया के वीडियो डाले हुए हैं। अच्छा, थोड़ा मेहनत लगेगी आपको देखने में, शायद 10-15 साल पहले डाले हैं। तो YouTube पे और सोशल मीडिया पे जितनी चीजें आती हैं, क्या वाकई वो सच होती हैं? आपको ऐसा लगता है? सचमुच तो सब कुछ सच नहीं होता। नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में हमने पहले कभी सुना था, सोचा था, वो अब दिखाई देती हैं। तो क्या हमारी लोगों की शक्तियाँ या लोगों के अंदर का ज्ञान का भंडार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो सारी चीज़ें अब आ गई जो हमने कभी पहले सुना करती थी, किताबों में रहती थी? वास्तव में हुआ क्या है, देश में, किसी भी देश में जब आर्थिक मंदी का दौर आता है तो एक नया व्यवसाय पैदा हो जाता है। तो ये व्यवसाय तो नहीं है एक तरीके यही का? कुछ हुआ है आर्थिक मंदी के दौर में, लॉकडाउन के बाद ही आप देखिए। तो आप सोशल जितने भी मीडिया, लोग यहाँ बैठे हैं, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए कि लॉकडाउन के बाद ये चीज़ें क्यों बढ़ी है सोशल मीडिया में, इससे पहले क्यों नहीं थी। एक नया व्यवसाय लॉकडाउन के बाद खड़ा हुआ है, और व्यवसाय है सनसनी फैलाने का, व्यवसाय है सिर्फ पैसा कमाने का। हाँ, ऐसा नहीं है कि इनमें कुछ सच्चे लोग नहीं हो, है सच्चे लोग भी, लेकिन वो आने से बचते हैं। आएंगे तो सिर्फ ज्ञान दे के जाएंगे, प्रोडक्ट बेच कर नहीं जाएंगे, सनसनी नहीं फैलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक चीज़ और बताइए,
तो क्या हर तांत्रिक जो शावर मंत्र कुछ होता है, शावर पूरी विद्या होती है। शावर मंत्र जो होता भगवान है, शिव के क्या वो उसे बेचता है? नहीं जी। और शावर मंत्र जो होता है बहुत शक्तिशाली होता है, हाँ जी, ये अनगढ़ मंत्र होते हैं, इनका कोई पैरामीटर या नियम नहीं होता। तो क्या इतनी वो मतलब उसे तांत्रिक सेल भी कर सकता है, ये कहने का मतलब है? नहीं किया जा सकता। मैं जस्ट तो ये जस्ट स्क्रिप्टेड है इसका मतलब? स्क्रिप्टेड भी नहीं है, ये बहुत आसानी से सिद्ध हो जाने वाले अनगढ़ शब्दों के मंत्र हैं, जिनसे आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए खुद भी किया जा सकता है। एक 10 साल से उम्र से ऊपर का कोई भी बच्चा, कोई भी जीवित व्यक्ति जिसके भीतर थोड़ा सा अनुशासन है, मानसिक स्थिति अच्छी है और कुछ नियम कायदों का फॉलो करता है, तो 1 साल के लिए किसी भी शावर मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। हालांकि ये मंत्र ओपनली नहीं बोले जाते। तो ये फिर भी मतलब क्या होते हैं, ये इससे क्या बेनिफिट होता है? मनोकामना पूर्ति, ये भगवान गोरखनाथ के द्वारा बनाए गए हैं, भगवान शिव की आज्ञा से। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पिछले महीने मेरे पास एक हमारे कस्बे की, हमारे गांव की एक महिला का केस आया। वो अच्छे पोस्ट पर है, लाइक मैं आपको खुलकर बताऊं तो वो राजस्व पोस्ट पे है, प्रशासनिक जो पोस्ट होती है। उनको हो गई थी पाइल्स की प्रॉब्लम। अच्छा। चूंकि उनसे मेरे एक बहन भाई जैसे संबंध थे, वो किसी से डिस्कशन नहीं कर सकती, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भैया मैं घर पे आना चाहती हूँ और रात को आ सकती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल बहन, आपका स्वागत है। वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा मुझे ये समस्या है, मैं डॉक्टर को डिस्कशन नहीं कर पा सकती क्योंकि मैं एक बड़ी पोस्ट पे प्रशासनिक अमले में हूँ। तो क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है कि जिसमें मुझे झिझक भी ना हो, उस उपाय से सब कुछ ठीक भी हो जाए? ऐसे में मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मैं उसे एक शावर मंत्र छोटा सा दे दूं, जिसको उन्हें सिर्फ थोड़ा सा जाप करना है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद 1 माला 2 माला प्रतिदिन नियम पूर्वक एक समय पे, 3 महीने में सिद्ध हो जाता है। आपने बहुत जल्दी सुबह शाम किया तो 1 महीने में सिद्ध हो जाता है। मैं उस मंत्र को भी आप दर्शकों के लिए बता देता हूँ। बवासीर के लिए बहुत शक्तिशाली मंत्र है। वो मंत्र है ओम उमति उमति चल चल स्वाहा। अच्छा। अब इसका कोई मायना नहीं होता, मतलब इतना करने से ही आपका मतलब बवासीर ठीक हो जाएगा? हाँ जी, जो पाइल्स है, पाइल्स की प्रॉब्लम हाँ ठीक हो जी, बिल्कुल, जाएगी। चाहे वो ड्राई हो या ब्लीडिंग हो। मैं तो ओपनली आपको बोल रहा हूँ, मेरे पास अनुभव है और सैकड़ों अनुभव है। जब आपको ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, अब सामने वाला, जैसे ये भाई साहब बैठे हैं, इनको मंत्र सिद्ध करना नहीं आता, तो आप मेरे पास आएंगे, मैं कहूँगा एक पानी की बोतल ले आइए, अपने हाथ से अपने घर से बनवाइए या पैक बोतल ले आइए किसी भी ब्रांड की। मैं उसका ढक्कन खोलूँगा, उस मंत्र को 41 बार जाप करते हुए उस पर फूंक दूंगा, 41 फूंक ढक्कन बंद करके इनको दे दूंगा कि या तो संभव हो सके तो आप शौच के वक्त भी उसका इस्तेमाल कीजिए, और नहीं तो प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम एक ढक्कन उसमें से पानी पीजिए। रिजल्ट आप खुद देखिएगा, सब कुछ दर्शकों के सामने है। मैं तो एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, जो मेरे पास ज्ञान है मैंने आपके साथ बांट दिया। तो अच्छा है ना, आप लोग भी अगर गुरुजी से संपर्क करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। इन महिलाएं जो होती है वो अपनी ऐसी बीमारियों, ऐसी समस्याओं के लिए किसी के पास जाने से पहले झिझकती हैं। ऐसे में शावर मंत्र जैसी चीज है, रत्नों का उपयोग जैसी चीज है, स्वयंभू स्वयंभूत और शक्तिशाली है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, दीज थिंग्स आर रिजल्ट ओरिएंटेड। राइट। अभी जैसे मैंने जिस मंत्र की बात की है, आप सभी दर्शक लोग इसका इस्तेमाल कीजिए और फिर कमेंट बॉक्स पे लिखिए आपको कितना फायदा हुआ। कोई खर्चा तो है नहीं आपके पास, बिल्कुल। प्रोडक्ट हमने कोई बेचा नहीं है, हमने ये भी नहीं कहा आप हमारे पास आइए और फूंक दे के मंत्र सिद्ध करेंगे। आप स्वयं कीजिए और अपनी पाइल्स को ठीक कीजिए। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, साधनाओं से रिलेटेड ही हम बात कर रहे हैं, तो क्यों साधनाएं रात को 12 बजे के बाद ही की जाती हैं? बहुत बेहतर और बहुत गंभीर सवाल है, जिसको आपको सबसे पहले किया जाना चाहिए था। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इस बात को लेकर कि आपने उस मुख्य मुद्दे को लिया है जो तंत्र की साधना से पहले पूछा जाना चाहिए। सबसे पहले आवश्यकता होती है स्थान, माहौल, समय और आसन की। तंत्र साधना में दिन में शोर होता है, वातावरण में पॉल्यूशन होता है, रात्रि जैसे जैसे गहराती है, जैसे जैसे रात का समय बढ़ता जाता है, शांति का माहौल आता है, पॉजिटिवनेस आती है। जब अंधेरा हो जाता है, सुनसान हो जाता है, ऐसे माहौल में कुछ शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं जिनको आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए वो समय अनुकूल है तंत्र साधना के। लेकिन यदि आप दिन में ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको एकांत का माहौल चाहिए, जैसे किसी मंदिर के पीछे हो गया, किसी गुफा में हो गया, किसी बंद कमरे को स्वच्छ रूप से अभिमंत्रित करके अपना आसन बिछा के। तो तंत्र पूजा घर पे भी की जा सकती है? बहुत आसानी से। तंत्र तो स्टार्टिंग ही घर से होती है। अच्छा। तन नेत त्राणयात इति तंत्र, जो देह की रक्षा करने वाली विद्या होती है उसको तंत्र बोलते हैं। मन नेत त्राणयात इति मंत्र, जो मन की रक्षा करने वाला होता है उसको मंत्र बोलते हैं।
यन नेत्र त्राणयात इति यंत्र, जो मनोकामना पूर्ति करने वाला होता है वो यंत्र होता है, इक्विपमेंट होता है। वही कैमरा भी तो यंत्र ही है, ये लाइट भी तो यंत्र है। इसमें जो जन्म होता है, जैसे एक आत्मा हो गई जिसकी हमने बात की, और एक जन्म जो पिछला जन्म होता है, यानी कि हम पिछले जन्म को भी देख पाते हैं। पिछले हम कितने जन्म को देख पाते हैं? 1, 2, 3 हम जन्मों में जाके देख पाते हैं। तो वो भी कोई साधना ही होती है, सिद्धि होती है, क्या होता है वो जिसके माध्यम से हम इसे देख पाते हैं? एक आत्मा सिर्फ यात्रा पे होती है, किसी देह में उसने कुछ वर्ष बिताए, उसके बाद वो अगली यात्रा पे निकल गई। तो वो जो सूक्ष्म देह होती है उसके दिमाग में, उसके अनकॉन्शियस माइंड में वो तमाम यादें, तमाम मेमोरीज संग्रहित होती हैं अनगिनत जन्मों की, वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसीलिए कई दफ़ा पिछली साल मेरे पास एक केस आया था, एक छोटा सा 6 साल का बच्चा जो पड़ोस के गांव में अपनी ससुराल बता रहा है, 24 साल का अपना बेटा बता रहा है, 28 साल की लड़की बता रहा है, और शादीशुदा लड़की है, और वो पिछले जन्म की सारी बात बता रहा है। तो कई केसों में ऐसा होता है वो जो आत्मा है उसकी जो मेमोरी है बचपन में या बड़ी उम्र तक जागृत अवस्था में रहती है। अच्छा। और कुछ लोग क्या करते हैं, आप भी अपने घरों में देखेंगे, कोई बच्चा हुआ वो कुछ सोते हुए मैं जीवो गई शब्द बोलेगा, कभी कभी किसी को देख के चौंक जाएगा तो आप कहेंगे कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, कुछ बोलेगा तो आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे वो आत्मा की जो मेमोरी होती है दब जाती है और वो नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाता है। जबकि आत्मा की जो मेमोरी होती है, जो याद होती है, उसमें इतना संस्मरण संग्रहित होते हैं वो कभी समाप्त नहीं होते, क्योंकि ये तो आत्मा की यात्रा है, एक जगह रुकने वाली नहीं है। अभी क्या हम पिछले जन्म में जाके खुद को देख पाते हैं? हाँ जी बिल्कुल देख पाते हैं, क्योंकि हम लोग यदि दिल्ली से बैठे हैं जम्मू कश्मीर के लिए ट्रेन से, तो जिस तरह से कई स्टेशन अगले आते हैं ना, तो जहाँ से हमने बोर्डिंग किया ट्रेन तो वहाँ से पहले से चल रही है, उसके पास पिछले स्टेशन भी तो हैं। तो वो जो ट्रेन है वो आत्मा है, हम जो पैसेंजर उसमें बैठे हैं वो बॉडी है जहाँ से कभी कभी उस ट्रेन ने उसको बोर्डिंग करवाया, उसको देखा जा सकता है, क्योंकि ट्रेन के पास सारी मेमोरी है। कुछ विधियाँ होती है वो सिद्धियाँ नहीं होती, वो सिर्फ सहज अभ्यास होते हैं। अच्छा। उसके लिए सिर्फ मानसिक शांति, तन्मयता, एकाग्रता और पवित्रता की आवश्यकता होती है। आप डीप ट्रांस में जाएं, जिसको हमारे योग में कहा गया है शवासन। आप शवासन में लेटें और कुछ सोचने की, याद करने की कोशिश करें कि आप कहाँ देखना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। तो एकदम से कुछ समय के अभ्यास के बाद आपकी आत्मा की वो मेमोरियाँ जागृत होंगी और आप स्वयं देख पाएंगे। हालांकि ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हिंदुस्तान में काफ़ी हैं, मेरे भी काफ़ी लोग ऐसे संपर्क में हैं और मैंने भी अपने पिछले 6 जन्म देखे हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, और मुझे अगले 3 जन्मों के विषय में भी पता है, लेकिन वो सिर्फ एक अनुभव है। मैं उसको कोई जस्टिफाइड या मैं उसको बोनाफाइड ये नहीं कहना चाहता कि आप भी ये काम कीजिए या आपको ये करना चाहिए या ये पाखंड है। चीज़ें सब होती है, पर बात निजी अनुभव की है। ये तो अच्छा, गूंगे का गुड़ है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, पिछले जन्म में आप क्या थे? पहला जन्म? इससे ठीक पहले वाला, ठीक पहले वाला। इससे ठीक पहले वाला मेरा जन्म पंजाब के एक बहुचर्चित शहर में हुआ, जहाँ पर मैं पंजाबी कम्युनिटी में था। लेकिन बचपन से मेरा साधना सिद्धि, योग, धार्मिक आध्यात्मिक बातों में रुचि थी। तो मैं एक मंदिर का महंत था। अच्छा। और मेरा विवाह नहीं हुआ था और मैं ईश्वर के नहीं सभी धर्मों की उपासना करता था। अच्छा। अंत के समय में मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स, कुछ दैहिक बीमारियाँ हो गई, जिसकी वजह से मेरी साधनाएं और मेरी धार्मिक मान्यताएं वो छूटती चली गई। और ऐसी हालत में मुझे देवलोक गमन करना पड़ा। ईश्वर का बुलावा, गणेश जी का बुलावा आ गया। तो वहाँ से मेरी यात्रा चालू हुई। तो इस जन्म में जब मैं एक बहुत बड़े राजस्थान के मारवाड़ी सेठों के खानदान में पैदा हुआ, जहाँ ना पैसे की कमी, ना व्यवसाय की और ना लोगों की कमी। हमारा अपना खानदान 350 लोगों का है। कैन यू इमेजिन, घर में शादी होती है तो किसी को बुलाना नहीं पड़ता, हम ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल। और तो पिछले जन्म में भी आप महंत थे और इस जन्म में भी आप स्पिरिचुअल में ही काम कर रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले जन्म की साधनाओं का लोग पूछते हैं ना, साधनाओं का क्या फल मिलता है, वो इस जन्म में मिल रहा है। बड़ा फल कम है क्या? सही बात। मैं किसी स्वीपर के घर में जन्म नहीं लिया। हाँ। मैंने किसी कोई ऐसे गैंगस्टर के घर में जन्म नहीं लिया। ठीक बात है। या कोई सड़क पे भिखारी के घर में नहीं लिया। मैंने ऐसी जगह लिया लाइक वो बोर्न विद गोल्ड स्पून इन माउथ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आपने कहा। लेकिन अंदर मानसिकता वही थी, यात्रा तो वही आत्मा की चल रही थी, वही चल रही तो थी। एक 6 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन ध्यान उसका वहाँ है कि प्रिंसिपल साहब के, हेडमास्टर जी के कमरे में गणेश जी की मूर्ति लग रही है। मजा आ गया। मैं तो पढ़ाई तो वैसी हो जाएगी, इनको ढोक लगा ले। तो आत्मा जो होती है, जो पिछले जन्म में जो आत्मा आपसे कनेक्ट थी, जब आप छोड़ते हैं शरीर तो आत्मा किसी और में प्रवेश करती है। बिल्कुल।
तो आपकी आत्मा किसी और में प्रवेश की। लेकिन ये लेकिन आप, हाँ, सभी आत्माओं के साथ नहीं होता। कुछ आत्माएं जो एक्सीडेंटल केस होते हैं, कुछ अधूरी इच्छाओं के साथ जो सूक्ष्म देह स्थूल देह को छोड़ती है, उनके मन में वो वासना, वो कामना, वो अधूरी इच्छा जो होती है, वो अगला जन्म नहीं ले पाने की खातिर भटकती रहती है। ऐसी ही एंटिटीज जिसको हम बोलते हैं ना, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी आकिनी शाकिनी लंकिनी, वो उस रूप में आ आके और हमें छेड़ती है। किसी की वासना पूर्ति की भूख है, किसी की पैसे की भूख, किसी खाने की, किसी को पद पाने की, तो वो ऐसे ही लोगों से संपर्क बना के या तो उनकी देह में प्रवेश करेगी या उनके आसपास रहेगी। अच्छा, मुझे एक सवाल और पूछना है। जैसे दिवाली और फेस्टिवल्स के समय पे, होली दिवाली पे, लोग कहते हैं कि घर के बाहर चौराहे पे पैर मत रखना। हाँ जी। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये भी कोई तंत्र से कनेक्टेड है? वहाँ पे चौराहे पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, कई बार देखा है हम लोगों ने। ये एक बहुत बड़ा गणितीय विज्ञान है, इसको खगोलीय विज्ञान से जोड़ा जा सकता है, तंत्र विज्ञान से, ब्रह्म विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान से जोड़ा जाता है। जब कभी भी किसी जगह पे क्रॉस बनेगा, तो सेंटर पॉइंट और फोकल पॉइंट ऑफ द क्रॉस वो एक हैवी एनर्जी डेवलप करता है, हैवी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके। ऐसे में यदि हमारा पाँव वहाँ पड़ जाएगा तो ऐसा लगेगा जस्ट लाइक अपने हवन कुंडी या ज्वालामुखी अग्नि के ऊपर पाँव रख दिया है। ठीक है। तो पाँव जलेगा अदृश्य रूप से, कोई ना कोई तकलीफ पैदा होगी। लेकिन चूंकि पुराने ज़माने में लोग अशिक्षित होते थे, तो इस तरह से उसको समझाया जाता था कि वहाँ पे कोई भूत प्रेत चुड़ैल नेगेटिव एंटिटी का वास है। तो आप ये मामला अभी भी होता है, सिर्फ होली दिवाली नहीं। दोपहर के 12 बजे जब घड़ी की सुइयाँ एक साथ मिलती हों, रात के 12 बजे आप किसी भी चौराहे को क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि जब वहाँ एनर्जी का एक्सप्लोर होता है तो काफ़ी सारी एंटिटी उसके आसपास इकट्ठी हो जाती है। अच्छा। अपनी भूख मिटाने के लिए, क्योंकि वहाँ तो लंगर बट रहा है ना, तो भूखे लोग तो आएंगे। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि चौराहे पे दोपहर में 12 बजे, रात को 12 बजे लंगर बट रहा होता है। लेकिन उन एंटिटीज के लिए जिनकी वासना, जिनकी कामना, जिनकी इच्छाएं वो भोग लेने की, तो उनसे बच के चलने के लिए आम आदमी को बताया गया है। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल और पूछना है, काजल के बारे में बात करनी। जैसे मैंने देखा कि आपने भी काजल लगाया हुआ है, तो काजल, जो बच्चा जब पैदा होता है तो घर में डे 1 से माथे पे उसके काजल लगा दिया जाता है, तो इसका क्या महत्व है, क्या है ये नजर? ये काजल एक तरह से आप यूँ समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई खिड़की बनी हुई है और बाहर से कोई गंदी हवा, धुआं, धूल, तूफान आदि कुछ भी आ सकती है, तो उसके लिए आपने एक शीशा या किवाड़ लगा दिया, एक दरवाज़ा लगा दिया, ताकि उन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन हो जाए। तो चूँकि पुराने ज़माने में सीमित साधन थे, तकनीकें थी नहीं, जो भी चीज़ें थी नेचुरल होती थी, तो पुराने ज़माने की दादियाँ, नानियाँ, माएँ कुछ बादाम को घिस के या जो गाय के घी का दीपक होता था उससे ऊपर कुछ काजल की काली जोत को पाड़ के उससे बच्चों को आंखों में, माथे पे लगाती थी, तो वो प्रोटेक्शन का काम करती है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। हालांकि आज के दौर में काजल का एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि वशीकरण काजल बहुत बेचा जाता है। अच्छा। इससे किसी को भी वशीभूत किया जा सकता है। आप कुछ ऐसे केस देखते होंगे, कभी मीडिया में, न्यूज़पेपर में आते रहते हैं कि कोई किसी व्यवसायी की दुकान पर गया, किसी महिला को मिला, उससे 2 मिनट बात की, उसकी दुकान का सारा माल लेकर गायब हो गया उड़नछू, और वो व्यक्ति या वो महिला होश गवा बैठी, और जब होश में आई तो फिर वो चिल्लाई कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, और कोई आदमी मिला था, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। तो ऐसे लोग काजल का उपयोग करते हैं, वशीकरण काजल का, वशीकरण सुरमे का, वशीकरण इत्र का। अच्छा। उनके पास सिर्फ थोड़ी सा अभ्यास होता है हिप्नोटिज्म का। यदि आप या जितने भी लोग हैं सिर्फ 3 महीने 6 महीने एक त्राटक का या समोन का अभ्यास कर लें, तो आप किसी से आपस में जब बात करेंगे तो बात में इतना वजन आ जाएगा कि सामने वाला उसको ना नहीं कह सकता। अच्छा, मुझे एक मन में, जैसे आपसे तंत्र विद्या की बात हो रही है, तांत्रिक की बात हो रही है, जो ये तांत्रिक बेसिकली होते हैं, तो ये कभी भी अपनी लाइफ एंजॉय कर पाते हैं, सुकून की ज़िंदगी जी पाते हैं क्या? नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स उन पे कितना आता है? जीवन के अंत में ऐसा उनके साथ होता ही होता है, और मैंने ऐसे 1-2 केस देखे हैं। मैं अपने निजी अनुभव के तौर पर एक केस बताना चाहूँगा। हिंदुस्तान के सभी लोग उनसे वाकिफ़ हैं। एक बहुत पुराने राजनीतिकों के निजी सलाहकार हुआ करते थे, बिल्कुल। बेहद चर्चित थे, और उनके बारे में कहा जाता था कि जब एक बहुत बड़े जो प्राइम मिनिस्टर थे साउथ के, उनके वो गुरुजी माने जाते थे, और जब ये प्रधानमंत्री भवन में जब ये जाते थे तो उनकी गाड़ी में काला शीशा लगा होता था, चेकिंग नहीं होती थी। ये तांत्रिक साधनाएं और ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा किया करते थे, क्योंकि हमारे इलाके के थे, राजस्थान से बिलोंग करते थे, जैन फैमिली के थे। इनका असली नाम नेमीचंद जैन था।
अच्छा। और अलवर के पास एक छोटे से गांव के थे, मैं वहाँ होके भी आया हूँ उनके घर पे। तो इन्होंने बहुत काली साधनाएं की और उनसे उन्होंने विश्व भर में बहुत पैसा कमाया और बहुत नाम कमाया। लेकिन एक अंत आता है हर चीज़ का। देखिए उनका अंत तो बहुत अच्छा तो नहीं वही हुआ। हुआ। मैं 1996 का एक दौर बताऊं। मैं अपनी पढ़ाई से पूरा हुआ, अपने व्यवसाय में इन्वॉल्व हुआ। तो उन दिनों में जितना ज्योतिष का ज्ञान, तंत्र मंत्र का ज्ञान मुझे गणेश जी की कृपा से मिला, तो मैं बड़ा उत्सुक था। लोग मेरे पास आए, पूछे। होता नहीं कि किसी के पास कोई बिल्कुल, एकदम से सिद्धि आ गई सिद्धि तो आ उसको गई। चाहिए, नेम तो चाहिए, फेम तो चाहिए कि ये कहाँ बिल्कुल। जाए, कैसे बताऊं लोगों को मेरे पास ये है। 1996 का जब समय था, वो मेरे पास एक दिन मेरे किसी जो रिश्तेदार है अलवर में, उनके साथ आए थे। क्योंकि उनको मालूम चला किसी माध्यम से कि कोई एक लड़का है जो बहुत अच्छा ज्योतिष और तंत्र का उसको ज्ञान है। तो उनके माध्यम से मेरे पास आए, हमारे यहाँ नाइट स्टे उन्होंने किया और अपनी जन्म कुंडली दिखाई। तो मैंने उससे पूछा, आप तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, आपको समस्या क्या है? तो उनका समस्या बस यही है कि जो मैं इतना बड़ा बनने का जो मैंने जीवन में कोशिश की, उसका मैं अब अंत भोग रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ मेरा वास्तव में अंत क्या होगा। उनकी कुंडली देखी, रात को उन्होंने नाइट स्टे किया, तो उन्होंने बहुत से ऐसे राजनीतिज्ञों के बताए। तब जाके मुझे उम्र के उस दौर पे एहसास हो गया कि राजनीति ना चुनाव से चलती है, ना पैसों से और ना वोट से। राजनीति सिर्फ तंत्र मंत्र से, ब्लैक मैजिक से चलती है। लेकिन हाँ, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सात्विकता और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन अधिकांश योग जो है उसमें जो इसका होता है तंत्र का। जब मैंने जन्म कुंडली देखी तो साफ साफ दिख रहा था इनके पास ज़्यादा समय नहीं है और उन्होंने जीवन में जो गलत काम किए हैं उसका इफेक्ट तो पड़ना है। ये नेगेटिव एंटिटीज इज जस्ट लाइक बूमरैंग। आप जितनी तेजी से फेंकेंगे उतनी तेजी से घूम के आएगी। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी है, जो तंत्र विद्या करते हैं ना, तांत्रिक होते हैं बेसिकली वो, तो वो बहुत नेगेटिव टाइप की फीलिंग देते हैं। उनके साथ 2 मिनट बैठना भी बड़ा मुश्किल होता है। और फेस, अब जैसे चंद्र स्वामी का आप देखिए, बड़ा एक डरावना सा, डर सा लगता है सोच के भी। उसका कारण ये था, उन्होंने पैशाचिक शक्तियों को जागृत किया हुआ था। जब आप पैशाचिक शक्तियों, जिसको डेविल्स बोल सकते हैं, शैतान बोल सकते हैं, उनकी जब आप साधना करते हैं तो वो बहुत तेज़ी से आपको इफेक्ट दिखाती है, लेकिन उसके बदले में आपका जीवन का सत्यानाश कर देती है। आपने ठीक कहा कि राजनीतिक में बहुत ज़्यादा चलता है ये। तो यानी कि ये सब शक्तियाँ, चीज़ें तो हैं ही ना, तभी तो लोग इसको ले रहे हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, किसी के घर में हमें कुछ बुरा कराना हो तब भी वो शक्तियाँ काम करती हैं? हाँ जी, शक्तियों को यदि साध लिया जाए, मैं ये तो नहीं कहूँगा शक्तियों को वश में किया जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये तो इस तरह से होगा कि ऐसे यदि वश में किया जा सकता हो, जैसे नरेंद्र मोदी जी को कोई भी वश में कर लेगा, अमिताभ बच्चन को कोई वश में कर लेगा, या फिर कोई महिला एक्ट्रेस है जो बहुत लोगों को, लाखों करोड़ों को पसंद हो, उसको ऐसी चीज़ों से वश में कर लेगा। आपका यदि इष्ट प्रबल है, आपकी जो पूर्व जन्म के कुछ आध्यात्मिकता आपके साथ ऐसी चल रही है जिससे आपको हमेशा प्रोटेक्शन मिलता है, तो कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे काम नहीं देगा। अच्छा तो फिर ये जैसे आजकल वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चल रहा है कि कोई आत्मा व्हाट्सएप पे आके आपको रिटर्न में कुछ लिख कर देती है, ये सिर्फ सनसनी फैलाई जा रही है। तो ये क्या है? अपने आप को बेचने के लिए एक नया प्रोडक्ट डाला जा रहा है मार्केट में। अच्छा। सचमुच ऐसा संभव नहीं है। एक आत्मा को आपसे संवाद करने के लिए, मेरे ऊपर एकदम पीछे से ये बॉक्स एकदम से गिरा मेरे ऊपर। तो मैं एक, आज तक हमारी पॉडकास्ट में इतने पॉडकास्ट हमने किए होंगे, कभी इस टाइप की कोई घटना घटी ही नहीं। सब एक चीज ऑलरेडी अपनी चीज़ों जगह पे फिक्स हैं सब चीज़ें। तो ये क्या था? जैसे ही मैंने आत्माओं की बात की, यानी कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा अभी, जो सवाल था कि व्हाट्सएप पे क्या आत्माएं आ जाती हैं, मैं दोबारा पूछना नहीं चाह रही क्योंकि मुझे खुद डर लग गया। आपने अभी कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था। हाँ। कि क्या शमशान में आत्माओं को बुलाया जा सकता है? तो बुलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप अपने बेटे बेटी को आवाज तो देके बुलाएंगे ना। तो अभी आपने क्या किया था? आपने बड़े अच्छे, अनुशासित और संतुलित मन से आत्मा से संवाद करने से संबंधित सवाल पूछा था। बिल्कुल। तो यहाँ जो खड़ी हुई एंटिटीज हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से आपको बता दिया कि हम संवाद करने के लिए तैयार हैं, आप तैयार होने चाहिए। बिकॉज ऑफ, ना तो इस वक्त आप अपना ब्रांड बेच रहे हैं और ना मैं अपना ब्रांड बेच रहा हूँ। मैं गणेश जी की कृपा और जो छोटी मोटी थोड़ी सी साधना अभ्यास की उनके साथ पहली दफा सिर्फ आपके आग्रह पे बैठा हुआ हूँ। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कहा। एक ही बार मेरी आपसे बात हुई थी। पिछले कई उम्रों से, कई जन्मों से, कई पीढ़ियों से आपके घर में आध्यात्मिकता और काली तंत्र का वास है, जो पॉजिटिव रूप से उसकी साधना उपासना की जाती है। तो दोनों तरफ से हम लोग पॉजिटिव हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो जैसे हम लोग किसी भी एंटिटी से संबंधित बात करेंगे
तो बुलाए तो है ना। बिल्कुल। अब आपके साथ मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, एक पॉजिटिव सी वाइब्स हैं जो मुझे ऐसा बात तो नहीं करके लगा अच्छा लग रहा है। कि आपने वो जो परफ्यूम की बात की मैंने आपको नहीं वशीकरण नहीं, कर लिया मुझे है। अच्छा लग रहा है आप ही की एक पहले मैंने एक तंत्र विद्या वाले किसी का मैंने पॉडकास्ट किया था। शायद मैं पॉडकास्ट जब मैं उनके साथ इंटरेक्शन कर रही थी तभी बहुत नेगेटिव सी ऊर्जा आ रही थी, नेगेटिविटी हो रही थी, सर में कुछ दर्द सा होने लगा था मुझे, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था तब पॉडकास्ट करते हुए। लेकिन आज मुझे वो सब चीज़ें महसूस नहीं हो रही हैं, मतलब मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी एकदम से घटना भी घट गई। आपका एक सवाल बीच में जो आपने एक सवाल पूछा उसका इफेक्ट आपको बताता हूँ। जब मैं एंटर हो रहा था आपने जिस फ्रेग्रेंस जिस सुगंधी के विषय में कहा था, मैंने कहा था एक वशीकरण नेत्र होता है। बिल्कुल। उस वशीकरण नेत्र, काजल, परफ्यूम, सुरमा, इनका मेन इफेक्ट यही होता है कि आप जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी बैठे, आसपास का माहौल पॉजिटिव हो जाए, बिल्कुल लोगों को आपके साथ मिलके अच्छा लगे। बिल्कुल। बस इट इज़ एक्चुअली वशीकरण, बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही ना कहा। कि किसी को वश में करके कुछ गलत काम किया जाए। वो तो फिर ब्लैक मैजिक हो गया ना, वशीकरण नहीं हुआ। आपसे पॉडकास्ट में बात करके बहुत मज़ा आ रहा है और मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, कुछ अच्छे अनुभव उनको हो रहे होंगे कि एक्चुअल में तंत्र विद्या क्या होती है, साधना क्या होती हमारे है। साथ तंत्र का अधिष्ठाता देवता बैठे ना, भगवान शिव के पुत्र गणाधिपति गणेश। जी बिल्कुल। और तंत्र में तो उन गणों की बहुत आवश्यकता पड़ती है बिल्कुल जिन्हें सही आप आपने कहा। भूत प्रेत राक्षस पिशाच कहती है, उनके सेनापति और देवता तो यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाह रही हूँ कि जैसे नींबू मिर्च होती है, अक्सर हम दुकानों में जाते हैं, हाँ जी। ऑफिसेज में जाते हैं, या कोई नई दुकान ओपनिंग होती है, वहाँ पे हम देखते हैं मिर्च और नींबू टंगी हुई होती है, और कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं नज़र दोष में भी इसको, ये नज़र दोष में ही इस्तेमाल करते हैं और जलाते भी हैं उसे नींबू को कई बार। तो ये सब क्या है, मैं इसके बारे में इट इज अ मैटर ऑफ एंशिएंट नेचुरल स्पिरिचुअलिज्म। प्राचीन ज़माने में जब तकनीक हावी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ नेचुरल चीज़ों से पुराने ज़माने के लोग इन शक्तियों को, जो नेगेटिव एंटिटीज़ है, इनसे अपना प्रोटेक्शन करते थे। तो ऐसे में मुख्य रूप से सब्जियों, वनस्पतियों और जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता था। तो ये बहुत आसान और महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक घर में आलू, प्याज, नींबू, मिर्ची होता ही है। नींबू में एक्चुअल में अम्लीयता होती है, एसिड, अच्छा। और मिर्च में होती है तीव्र गंध और एक उड़नशील तेल। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो एक मुन्ना भाई फिल्म में सर्किट बोलता है ना, केमिकल लोचा हो जाता है। बिल्कुल। तो वो केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल लोचा बनता है, तो वातावरण में वो आसपास एक ऐसा शक्ति, एक आभामंडल पैदा कर देता है कि आसपास जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो उसकी तरफ खींची चली आती हैं। जैसे आपने कई मिठाई की दुकानों पर देखा होगा, एक बॉक्स लगा होता है जिसमें सारे कीड़े, मक्खी, मच्छर वहाँ जाकर चिपक जाते हैं। बिल्कुल। तो वही हाल वही चीज़ वो तकनीक का बड़ा फॉर्मेट है। उसमें मक्खी मच्छर चिपक जाते हैं, इसमें अदृश्य शक्तियाँ चिपक जाती है। तो ये साइंटिफिक रीजन है, मतलब कोई Exactly. तंत्र मंत्र नहीं है। हाँ जी। लेकिन लोगों ने इसे भी तंत्र मंत्र बना दिया। आप यदि वो मिर्च का जो तेल है, उड़नशील तेल, उसको और नींबू से निकाला हुआ जो एसेंस है, इन दोनों को मिला के परफ्यूम बना के यदि घर में छिड़क देते हैं तो भी वही काम देगा वो नींबू मिर्ची का। आप 7 दिन बाद देखिए नींबू मिर्ची जो सूख जाती है, वैसी नींबू मिर्ची हमारे फ्रिज में, टेबल में, रसोई में नहीं सूखती। अच्छा, मुझे ना आपसे एक सवाल और पूछना है कि क्या कोई वाकई साधक जो होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं या तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करते हैं, क्या साधक कोई वाकई चुड़ैल और डाकिनी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं? हाँ जी, ये सवाल बहुत बेहतर है, लेकिन इसके कुछ दो हिस्से बन जाते हैं। जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं वो सात्विक मानसिकता के होते हैं, उनका चुड़ैल डाकिनी से कोई वास्ता नहीं होता। वो कोई बात करेंगे हनुमान जी की, गणेश जी की, शिव जी की। लेकिन तंत्र साधना का जो डार्क हिस्सा है वहाँ पे शॉर्टकट की आवश्यकता होती है। जल्दी से जल्दी मनोकामना पूर्ति किसी भी तरह की, उसके लिए पैशाचिक शक्तियों को नियंत्रण में करके या उनको प्रसन्न करके ऐसी शक्तियों को जागृत किया जाता है, वो वश में नहीं किया जाता। सिर्फ उनको प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त की जाती है एक स्पेसिफिक कुछ समय के लिए, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए, जीवन भर का नहीं होता। इनमें डाकिनी भी आती है, चुड़ैल भी आती है, कई ऐसी फीमेल एनर्जीज हैं। तो ये डाकिनी क्या होती है? कि डाकिनी एक नेगेटिव फीमेल एनर्जी है। अच्छा। लेकिन चूंकि ये जो मुख्य रूप से शैव तंत्र है, विज्ञान वैभव तंत्र है, उसमें जितने गणों का वर्णन किया गया है, शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव के जो गण थे, भूत प्रेत पिशाच राक्षस डाकिनी चुड़ैल, ये उनका एक हिस्सा है। भगवान शिव के बाराती हैं तो, और चुड़ैल भी?
चुड़ैल भी। अब ये तो ऐसा है कि घर में आपकी शादी हो, बेटे की शादी हो रही है, उसके सभी तरह के दोस्त आते हैं, आपके रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी आते हैं। आवश्यक तो नहीं है सभी पूजा पाठ वाले साधक हों। कोई बियर पी के उधर नाच रहा होगा, कोई किसी से झगड़ा करने में लगा हुआ होगा निकासी के शादी के दौरान। तो ये सब वो अलग अलग एंटिटीज हो गई, लेकिन है तो एक ही बारात में, एक ही बंदे की, वो शिव जी की बारात में। तो चुड़ैल एक्चुअली में कैसे बनती है ये? जब कोई भी स्त्री अपनी स्त्री की आत्मा जब देह छोड़ती है तो उसके संग कुछ ऐसी वासनाएं, कामनाएं या कुछ उसकी अधूरी शक्तियां, जो उसने अधूरी साधनाएं जो उसने चुपचाप की हो, उसके साथ जब जाती हैं तो वो देवलोक में, पितृलोक में, आत्मालोक में नहीं जाती। अच्छा। वो उन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए अपनी वासनाओं, ऐसा फीमेल एंटिटीज में भी होता है, मेल एंटिटीज ही नहीं, फीमेल एंटिटीज भी अपनी वासनाओं की पूर्ति करती है। और वो वासना कुछ भी हो सकती है, जैसे आपके घर में आके खाना खा जाए। अच्छा। मेरे एक पड़ोसी है, उनके यहाँ हफ्ते में एक बार दाल बाटी चूरमा बनता है, और अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन यदि अमावस्या पड़ती है तो उस दिन घर में उन्हें पहला भोग लगाना पड़ता है, अन्यथा दाल बाटी चूरमा बिल्कुल खाली, वो कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, बाल आ जाते हैं, छिपकली गिर जाती है। 20 साल से देखा हूँ मैं। अच्छा। अब ये तो इतनी सामान्य सी बात है, लेकिन कितनी शक्तिशाली है यदि इसको देखा जाए तो, कि उनको भोग चाहिए। तो वो भी चुड़ैल, पिशाच, डाकिनी का एक हिस्सा है। अच्छा। तो अब चुड़ैल क्या होती है? चुड़ैल के बारे में एक भ्रांतियां हैं कि उल्टे पांव वाली एक औरत होती है जिसके लंबे लंबे दांत होते हैं। देखिए, ये नेगेटिव एंटिटीज, फीमेल एंटिटीज रूप बदलने में माहिर होती है। मतलब जो हमें नहीं दिखाई, जिसको जैसा दिख गया उसने वैसा नाम दे दिया। नहीं तो यदि मूल रूप से देखा मतलब ये एक्चुअल में होती हैं, ये किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करती। चुड़ैल कभी भी प्रवेश नहीं करती, और डाकिनी भी नहीं करती। डाकिनी भी नहीं करती। और ये तो इंडिविजुअल एंटिटी है। ये तो ऐसा है कि यदि आप कहते हैं कि गणेश जी बैठे हुए हैं मंदिर में से निकल के मेरी बॉडी में आ जाए, तो हाउ कैन इट पॉसिबल? अच्छा, तो भूत क्या होते हैं? भूत वही होते हैं जो पास्ट को माना जाता है ना, हमारी जो आत्मा या कोई भी ऐसी शक्ति जो हमारी देह से निकली है वो ऊपर न जाकर नीचे हो गई, मतलब वो नीचे घूम रही है, पास्ट हो गई बस, भूत। अच्छा, तो सामान्य रूप से जितनी भी अदृश्य शक्तियां हैं, प्रेत योनि की शक्तियां हैं, उनको यदि एक सामान्य नाम देना हो तो आप उन्हें भूत कह सकते हैं। भूत कोई कॉमिक्स में दिखाए जाने वाली फोटोज के नहीं होते। अच्छा, मतलब इनविजिबल टाइप होता है। हाँ, इनविजिबल एक शक्ति है। कोई भी शक्ति जिसके लिए आपको नाम नहीं समझ आता तो आप उसको भूत कह सकते हैं। तो अच्छा, इन शक्तियों में एक बड़ा सुनने में आता है कर्ण पिशाचनी सिद्धि। हाँ जी। तो वो क्या है? उसके बारे में लोगों का बड़ा मिथ रहता है। हमारा जो छोटा सा कस्बा है, क्या वो कान में आके बोलती उसके हैं? आसपास कम से कम 85 लोगों को मैं पिछले 30 साल से जानता हूँ जिन्होंने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध की हुई है। कहाँ पे? हमारा जो नेटिव प्लेस है, अच्छा। उसके आसपास, उसके जोन में। ये जो गांव के छोटे छोटे बुजुर्ग से लोग होते हैं बहुत आसानी से कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर लेते हैं। अच्छा। एक 40 दिन की साधना होती है, एकांत में करनी होती है, गोबर का लेप करके। पूरी डिटेल में बता नहीं पाऊंगा, ठीक है, मैं शॉर्ट में ही चाहती हूँ। इसकी मर्यादा होती है, लेकिन जो भ्रांतियां मैं तोड़ना चाहूंगा, कर्ण पिशाचिनी जब आपके सामने प्रकट होती है वो 3 में से एक रूप मांगती है, माता, पत्नी और बहन। अच्छा। मुझे किस रूप में आप चुनते हैं? आपने कहा माता रूप में, तो आपके जीवन से माता निकल जाएगी, वही रहेगी। आप कहेंगे पत्नी, तो या तो आपका विवाह होगा नहीं, या फिर पत्नी आपको छोड़ देगी। अच्छा। आप कहेंगे बहन, तो आपके जीवन से तमाम बहनें निकल जाएंगी। जैसे पूरी दुनिया में मैं 126 देश घूमा हुआ हूँ, तो दुनिया में ज्यादा नहीं तो कम से कम 4-5 लाख मेरी बहनें होंगी। यदि मैं कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करके उसको बहन के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो तमाम जो 4-5 लाख मेरी बहनें हैं वो दूर हो जाएंगी मुझसे। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ लोगों को तो जानती हूँ जिनके पास ऐसी सिद्धियाँ हैं। जैसे मैंने अपना एक आपको एक किस्सा मैं बताती हूँ। जैसे हम लोग गए, हमारे ग्रुप गया एक जगह, तो वहाँ पता चला कि यहाँ पे एक बाबा हैं जो कि सब चीज़ें पहले से ही बता देते हैं। हम उनके रूम में गए, हम मिले, तो हमारे अंदर जो भी था, उनके 2-3 सवाल थे, वो जवाब उनको भी पता थे, उन्होंने लिख लिए। मतलब उनको किसी ने कान में बता दिया। हमें लगा कर्ण पिशाचिनी सिद्धि ही होगी, वो हनुमान जी के भक्त थे। कर्ण पिशाचिनी जब आप सिद्ध कर लेते हैं तो कर्ण पिशाचिनी सिर्फ या तो भूत बताती है वर्तमान, कभी भी भविष्य फ्यूचर नहीं बताएगी। जितने लोग साधक लोग हैं, यदि किसी को ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है कर्ण पिशाचिनी के विषय में, क्योंकि मैं जीवन में पिछले 40 साल से देखता आ रहा हूँ ऐसे साधकों को। हाँ, किसी किसी साधक के पास यदि कोई हनुमान जी, देवी या अन्य कोई उसके पास सिद्धियां हैं, तो कभी कभी कोई जब उसके पास पूछने आता है, तो कोई यदि वो सिद्धि, एक्स्ट्रा सिद्धि जागृत हो गई, तो उस व्यक्ति के मुंह से भविष्यवाणी भी निकल जाती है। लेकिन जो जातक आपके पास पूछने आया है, उसके जीवन में भविष्यवाणी आने का सही समय भगवान ने पहले से चुना होगा, तो ही आपको भविष्यवाणी मिलेगी। अच्छा। वरना आप कितने पंडितों के पास चले जाएं, आपको कुछ हासिल नहीं होगा।
क्योंकि आपकी भविष्यवाणी आने का, आपके कानों तक सुनने का सही समय नहीं आया। अच्छा, ये जो निर्मल बाबा के बारे में कहा जाता था टीवी पे जो आते थे, हाँ जी। उनके पास भी कोई ऐसी सिद्धि थी, आपको लगता है ऐसा? मैं एक दफ़ा उनके प्रोग्राम में गया था, कुछ वो पैसा दे के बुकिंग करनी पड़ती है, तो मैं देखने के लिए गया था। जी। तो वहाँ मुझे मतलब शायद हो सकता है कि मैं मुझे हैंडसम देख के या लड़का सा देख के जीन्स टी शर्ट में, उनको लगा इट इज़ जस्ट लाइक ए स्टूडेंट और एक किसी एमएनसी में काम करता है। मुझे कहा गया कि हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दें, हम जो बताया वहाँ बोल देंगे बीच में खड़े होके। अच्छा अच्छा। मैंने कहा भाई ऐसा तो मैं संभव नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही देखने आया हूँ। यानी कि वो फ्रॉड ही था। ऐसी घटना है। अपने मुंह से मैं किसी के लिए गलत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जैसा मैंने देखा वैसा मैंने पाया कि दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है, बस आपको बनाना। मूर्खों की कमी नहीं है और लोग बहुत जल्दी उसको ले लेते हैं। लोगों को ये पता चल जाए कि पैसा कैसे कमाना है, अगर ये जरिया है तो ठीक है, इसी पे काम कर लिया मैं जाए। दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छी बात इस बीच में काट के बताना चाहूँगा। जी। दुनिया में दो ही तरह के बेवकूफ़ होते हैं, एक आपसे ज़्यादा जिसको आपने लूट लिया, और एक आपसे कम जिसने आपको लूट लिया। इसी तरह से दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के बुद्धिमान होते हैं, एक आपसे ज़्यादा जिसके वश में आप चले गए, और एक आपसे कम जिसको आपने वश में कर लिया। बस धंधा है, शो मस्ट गो ऑन। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, बहुत एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो लाल किताब की बताए हुए उपायों को करने के लिए बोलते हैं, तो लाल किताब के जो उपाय हैं वो वाकई जेन्युइन है या फिर एक तांत्रिक एक बड़ा तांत्रिक का MLM स्कैन है ये? एक्चुअल में लाल किताब का तंत्र से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। मेरे दादाजी लाल किताब के जो जनक थे रूपचंद जी जोशी, उनसे उनकी व्यक्तिगत मित्रता थी। रूपचंद जी जोशी को ज्योतिष का अगाध ज्ञान था, लेकिन वो फारसी और अरबी के विद्वान थे। उनके पास उन्होंने आम आदमी की समस्याओं को देख के जो उनके पास पूछने आते, ड्रामेडिया लिखना स्टार्ट किया था। लेकिन वो ड्रामेडी आम आदमी के लिए बिना खर्च वाली थी, बहुत शक्तिशाली थी। लाल किताब पॉपुलर हो चुकी। अन्यथा आप सोचिए, उसको कहा जाता है असली प्राचीन लाल किताब। भाई, भी तो जिस किताब को बने हुए 100 साल नहीं हुए, आप असली प्राचीन कैसे कह सकते? एक सदी तो निकलने दीजिए। बिल्कुल। 1938 में पहला इन्वेंशन हुआ है, उसके बाद 1952 में अंतिम किताब आई है। और फिर मैं तो इसलिए इन बातों का गवाह हूँ कि मेरे दादाजी के वो मित्र थे, तो दादाजी मुझे सुनाते थे। मेरे दादाजी क्या भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों को वश में करने के सिद्धस्त थे, तो मैंने बचपन से ये चीज़ें देखी है। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी सारी आपकी बुक्स रखी हुई हैं, अलग अलग विषय की बुक हैं, और इसके साथ आपका एक ये प्रोडक्ट भी है, ये इसे क्या कहते हैं? मैं चाहती हूँ आप ये एक बार। दरअसल बहुत टाइम तक जब मैंने लोगों की होलिस्टिक और डिवाइन हीलिंग की, तो उसमें कुछ केसेज ऐसे आते थे जैसे महिलाओं के, बच्चियों के। अब हम मारवाड़ी लोग हैं, हमारे यहाँ बहू बेटियों का बड़ा सम्मान किया जाता है, और होलिस्टिक हीलिंग यदि हाई एक्सट्रीम लेवल पे करनी पड़ती है तो उस व्यक्ति की देह का स्पर्श करना पड़ता है। देह के जिस अंग में समस्या हो उसका स्पर्श करना पड़ता है। अच्छा। ऐसे में नेचुरल सी बात है, आप भी एक विदुषी महिला, आप जानती है, झिझक होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। हमको भी वही झिझक, यदि मैं प्रोफेशनल तांत्रिक का साधक होता तो मुझे कोई समस्या नहीं। बिल्कुल। तो ऐसे में वो आवश्यकता आविष्कार की जर्नी बनती है। चूँकि थोड़ा बहुत मुझे क्रिस्टल, मेटल्स, इन सब चीज़ का नॉलेज थी, तो मैंने उसका कॉम्बिनेशन बना के एक कॉपर का रॉड डाल के, हांगकॉन्ग का रॉक क्रिस्टल मंगा के, और उसके साथ एक खास तरह की लकड़ी है जो मैं काफ़ी पहले जब मैं केन्या में वुडू सीखने गया था, ब्लैक मैजिक सीखने गया था, तब एक लकड़ी लाया था जिसकी आजकल मैं माला और जैमलेट भी पहनता हूँ। ये आप देखिए, ये प्रोटेक्शन के लिए होती है। अच्छा। एक्चुअल में इस लकड़ी का काम ब्लैक मैजिक के लिए किया जाता है, लेकिन इसी लकड़ी को जब आप धारण कर लेते हैं तो ब्लैक मैजिक से आपका प्रोटेक्शन हो जाता है। अच्छा। तो मैं इसलिए अपने आने वाले जातकों को ये बना कर देता हूँ, इसका जैमलेट। जैमलेट इसलिए एक शब्द मैंने अपना बनाया है, जैम स्टोन का जैम, ब्रासलेट का लेट। तो ये अब बात इस पे आती है, तो इससे मैं डिवाइन हीलिंग करता हूँ। सब कुछ आप अपना हाथ आगे कीजिए, मैं आपको इस अंगूठे में समस्या है, लेकिन मेरी अपनी मर्यादा में आपके देह को स्पर्श नहीं कर सकता, तो मुझे सिर्फ जैसे वो टेस्टर किया जाता है ना, बिजली वाले करते हैं, बस इतना सा मुझे टेस्ट करना होगा। अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करनी है और छोड़ देनी है। अब आप यूँ मसल लीजिए। अच्छा, इससे क्या एक होगा? सामान्य सा अभ्यास है। इससे मेरी पॉजिटिव एनर्जी, मतलब मेरी टंकी में जो ज़्यादा पानी था, आपकी टंकी में पानी नहीं था, वो मेरे पास से आपकी टंकी में पानी चला गया। अच्छा। मेरा कुछ घटा नहीं, लेकिन आपका पानी भर गया। तो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसके लिए सिर्फ एक साधारण सा माध्यम है, न इसमें कोई साधारण सिद्धि है, सिर्फ साइंटिफिक चीज़ है। कॉपर का रॉड है, एक अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के घने जंगलों की एक लकड़ी है जो ब्लैक मैजिक में काम देती है, जिसको पॉजिटिवली काम लिया है, और ये रॉक क्रिस्टल है जिसको स्फटिक बोलते हैं। तो आप किस तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं? और मेरे पास जो कोई भी आता है,
मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, एक सामान्य सा व्यवसायी हूँ। मेरा तो छोटा सा व्यवसाय है, पुश्तैनी जो मारवाड़ियों के होते हैं ऐसे। तो मैं सिर्फ सपोज आप मेरे पास आई तो मैं तो सिर्फ आंख बंद करके गणेश जी का स्मरण करता हूँ और आप सब लोगों को हंसी आएगी, ये भगवान इज्जत बचा ले। ना कोई मंत्र पढ़ता हूँ ना कुछ, यही कहता हूँ भगवान इज्जत बचा लेना। तो आप तंत्र मंत्र ज्योतिष, उसके बाद जो वो बताते हैं मैं कह देता हूँ। मैं कोई वो नहीं हूँ जो आजकल एक बड़े बड़े बाबाएं हैं जिनके पास सिद्धियां हैं, जो कोई उनको बताते हैं, मैं वो नहीं हूँ और ना मेरे पास ऐसा कुछ है। लेकिन जो मेरा नियमित अभ्यास है गणेश जी के प्रति, पिछले जन्म से मेरा जो अनुराग है, उससे कभी कभी तो ऐसा आपने अब तक कितने लोगों को ठीक किया है करीब? गणेश जी भगवान ने तो अनगिनत को किया है। हाँ, 7.5 लाख जन्म कुंडलियों का तो मेरे पास रिकॉर्ड है जो मैंने देखी अपने जीवन में, और उन्हें ठीक भी और किया? उसके अलावा अनगिनत जो है मेरे पास ऑन रिकॉर्ड नहीं है। वैसे अंदाज से जैसे आपने, आपकी साधना है, आपने सिद्धियां भी प्राप्त की हुई हैं? मैंने साधनाओं का अभ्यास किया है, उनसे जब साधनाओं की पूर्णाहुति हुई या साधनाओं का समय पूर्ण हुआ तो उसके बाद मुझे कुछ अच्छा लगने लगा मेरे जीवन में, मेरी दैनिक दिनचर्या, मेरे व्यवहार, मेरे लोगों से संपर्क में या मेरी इनकम में मुझे लगा डेवलपमेंट है। तो मैं मानता हूँ बस यही सिद्धि है। यही सिद्धि है। अच्छा, जो आपने ये किताबें लिखी हैं अलग अलग हैं, सब्जेक्ट भी इसके अलग अलग हैं, तो ये आपने ये किताब कब लिखी और क्या सोच के आपने ये किताबें लिखी? मुझे बस जब अंदर से फीलिंग होती है मैं कागज़ पेन लेके बैठ जाता हूँ। मुझे कंप्यूटर का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मुझे टाइपिंग नहीं आती, बस कागज़ पेन लेके बैठ जाता हूँ। चूँकि 25 साल का ऑटोमेटिक राइटिंग का अभ्यास है मुझे, और गणेश जी से प्रार्थना करता हूँ भगवान कुछ लिखने के लिए मैटर हो तो लिखवा दे, बस लिखता चला जाता हूँ। बाद में ये चीज़ें तैयार हो जाती आपकी 40 किताबों में सबसे पसंदीदा बुक आपकी कौन सी है? अभी रिसेंटली एक महीने पहले मेरी जो एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, इसमें आप देखिए, जिसमें आम लोगों की भ्रांतियों को तोड़ा गया है, नज़र दोष के चमत्कारी उपाय। अच्छा, ओके। इस किताब को लिखने का, ये मेरी 4 साल की मेहनत है, इसको लिखने का एकमात्र मुख्य उद्देश्य था जो आपने पहला सवाल किया था ना इंट्रो के टाइम, कि कुछ किया कराया करवाया होता है, वो दरअसल सब कुछ नज़र दोष ही होता है। एक आपकी किताब और है जो आपने बताया था इस्लामिक तंत्र पे है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर जिस तरह से हम लोग शावर तंत्र की बात करते हैं, बहुत आसान है, जल्द सिद्ध हो जाने वाले हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए काम आते हैं, कम खर्चीले हैं, वैसा ही इस्लाम धर्म का जो तंत्र होता है उसमें कुछ ऐसे यंत्र साधना है, कुछ पढ़ना, कुछ लिखना, कुछ घोल के पानी में दे देना, ऐसे कुछ अभ्यास है, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो खर्चीली नहीं है लेकिन शक्तिशाली है, जिनको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं ना, नक्श, तावीज़, गंडे, जिनको यदि पैक भी किया जाता है बांधने के लिए तो मोमजामे में प्लास्टिक में किया जाता है। उन सब के जो उर्दू भाषा में लिखी गई किताब है उनका हिंदी ट्रांसलेशन है। मुझे आपसे एक सवाल और पूछना है। जी। आजकल फेंग शुई की बड़ी चर्चाएं रहती हैं, क्या फेंग शुई तंत्र है या सजावटी का एक धोखा है? ये मुझे जानना है आपसे। वास्तव में फेंग शुई का तंत्र से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये एक चाइनीज वास्तु सिस्टम है। जिस तरह से हमारा भारतीय प्राचीन विज्ञान में वास्तु होता है उसी तरह से चाइना का वास्तु है जिसका नाम है फेंग शुई। इसमें यिन और यांग, ब्लैक और वाइट की एक एनर्जीज होती है जिनको एक सर्पाकार आकार में सर्किल में बनी हुई होती है। ठीक है। लेकिन ये हमारे यहाँ उपयोगी नहीं है। हम लोग जिस देश में जीते हैं उसका रक्षक है हिमालय जो उत्तर में है, और हमारी पॉजिटिव वेव्स जो आती हैं वो नॉर्थ से आती है हिंदुस्तान में। तो हमारा वास्तु अप्लाई होगा नॉर्थ वेव से आने वाली पॉजिटिव वेव्स है। जस्ट इसके अपोजिट है साउथ वेव्स जहाँ चाइना है। तो वहाँ का जो भी वास्तु, जो भी तंत्र बना होगा उस साउथ वेव्स के अकॉर्डिंग बना होगा। यहाँ के वास्तु की रेमेडी वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी, वहाँ के वास्तु की रेमेडी यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ ये कहा जाएगा कि आप दक्षिण पश्चिम में मंदिर बनाइए, क्योंकि दक्षिण दिशा से वहाँ पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं। तो क्या हमारे यहाँ एप्लीकेबल होगा? हम तो नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं, ईशान कोण में। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि हमारे यहाँ तो हवाएं जो आती है, जो मनोकामना पूर्ति की वेव्स आती है, वो हिमालय से उत्तर की साइड से आती है, गंगा के साथ साथ रहती है। बिल्कुल। तो फेंग शुई की कुछ रेमेडी ऐसी है जिनका भारतीकरण करके उपयोग किया जा सकता है। कुछ लोग पिछले मैं 10-15 सालों से देख रहा हूँ घोड़े की नाल बेच रहे हैं, स्फटिक बेच रहे हैं, और लाइक कुछ वो लाफिंग बुद्धा, कछुआ। तो हमें उस लाफिंग बुद्धा की जरूरत क्या जब इतने बड़े हमारे पास गणेश जी मौजूद हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई है, क्योंकि लोगों को क्या है कि जो लोग परेशान है ना और जिनको कुछ उपाय चाहिए तो वो कुछ भी करते हैं। कहीं से तंत्र मिल गया तो वो करना शुरू कर देंगे, कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर ने कोई उपाय बता दिया तो वो करना शुरू कर देंगे। हो क्या रहा है, सब जगह पिज्जा तंत्र और मैगी तंत्र चल रहा है, 2 मिनट वाला। बिल्कुल। तंत्र वास्तव में गहन अभ्यास और साधना का एक विज्ञान है जो किसी गुरु के निर्देशन में गंभीरता से नियम पूर्वक किए जाने वाला होता है। इसमें स्वयं को साधना भी होता है,
मनोकामना पूर्ति भी होती है और सिद्धियों की उपासना उनको जागृत करना भी होता है, लेकिन दुरुपयोग हर चीज़ का किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और है, क्या किसी देवी में जब हम मूर्ति को स्थापित करते हैं तो क्या उसमें वाकई आत्मा आती है? सच बात यह है कि इस अलौकिक ब्रह्मांड में जितने भी लोग कहे गए हैं, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, तो ये तो माना गया है कि जो असीमित ब्रह्मांड है इसमें कोई ना कोई ऊपर लोक है जहाँ पे कोई निरंकार, कोई अदृश्य शक्ति विराजमान है। जब हम किसी जगह उसके लिए एक फोकल पॉइंट बनाते हैं और उसका आवाहन करते हैं तो उस शक्ति की सिर्फ एक रिमोट सेंसिंग कनेक्टिविटी हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम प्राण प्रतिष्ठा से उसको जागृत करना। ठीक है। ना तो उसमें कोई आत्मा आती है, ना कोई उसमें देवी देवता आता है। सिर्फ इतना सा होता है कि आप यहाँ बैठे हो, मैं अपने होम टाउन में, और वीडियो कॉलिंग से हमने जो कनेक्टिविटी की वो चैतन्यता हो गई। क्या बाबा लोग सच में लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं या फिर ये एक NLP का खेल है? ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। आज के संदर्भ में ये बात पे डिस्कशन किया जाना आवश्यक है। दरअसल बाबा कौन होता है इसकी तो परिभाषा कुछ भी नहीं है। मेरे जानने वाले, मेरे चाहने वालों ने मेरा नाम आइडिया बाबा रख दिया, तो मैं क्या आपको बाबा दिखाऊं? अच्छा भला पढ़ा लिखा हैंडसम इंसान हूँ, पर नाम दे दिया तो दे दिया। पर दरअसल सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो आधे बाबा है, आधे ब्लॉगर है। कोई आर्थिक मंदी का खेल, ये जितने भी बाबा आए, जितना कुछ तमाशा चल रहा है, सब लॉकडाउन के बाद ही तो बढ़ा है। जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए तो नया बिजनेस डेवलप हो गया, और ये एंडलेस बिजनेस है, कभी इसका समाप्त नहीं होगा। बस प्रोडक्ट और कंटेंट चेंज होते चल जाएंगे। तो सोशल साइड पे ये भी नहीं कि सभी लोग गलत हैं, पर मैक्सिमम फ्रॉड चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है और अपना प्रोडक्ट बेचने का गेम चल रहा है। तो गुरुजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोगों को भी, हमारे दर्शकों को उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आप इतना कीमती समय आपने हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी सौभाग्य है, मुझे आप सब लोगों से, गणेश जी की कृपा से मिलने का सौभाग्य मिला। भगवान गणेश जी आपको हमेशा स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रखें, ऐसी मेरी कामना है। जप नाम। चलते चलते क्या आप हमारे दर्शकों को कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? जो तंत्र विद्या के माध्यम से फ्रॉड हो रहा है, लोग उसके शिकार हो रहे हैं, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? आप जो भी जीवन में चाहते हैं उसका एक स्ट्रिक्टली सेंटेंस बना के एक मैनिफेस्टो तैयार कीजिए। एक वाक्य बनाइए, छोटा सा, लंबा सा, कि भगवान मुझे ये चाहिए, और ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए। आप अपना काम कीजिए, भगवान को अपना काम करने दीजिए। इससे बड़ा कोई तंत्र नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आपने सुनी एक अलग दुनिया की बातें, जहां तंत्र है, मंत्र है, लेकिन साथ ही भ्रम भी है और अज्ञान भी। आइडिया बाबा ने साफ किया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर उपाय व्हाट्सएप पर फैला सच नहीं होता। अगर आपको भी इन विषयों को लेकर सवाल हैं या कभी किसी का डर ने आपको घेर लिया हो, तो इस पॉडकास्ट को जरूर सुनिए और अपने विचार हमें जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दूं कि आइडिया बाबा ने बतौर ज्योतिष, वास्तुविद और तंत्र एवं आध्यात्मिक सलाहकार 20 साल से भी ज्यादा का समय बॉलीवुड में व्यतीत किया है और बॉलीवुड की डार्क रियलिटी और बॉलीवुड का तंत्र कनेक्शन बहुत नजदीकी से देखा है। और आज भी अनेक फिल्मी हस्तियां इनसे नियमित रूप से मार्गदर्शन के लिए आती हैं। आगे इस विषय पर हम बात करेंगे और अगर हमारे दर्शकों ने पसंद किया तो जल्दी ही हम बॉलीवुड की डार्क रियलिटी पर एक अलग पॉडकास्ट लेकर आएंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और एक नई सच्चाई और एक नए विषय के साथ। तब तक याद रखिए, डर और अंधविश्वास से नहीं, ज्ञान और विवेक से चलता है जीवन।